नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज खुशी का दिन है आया। क्या है आज? आज जैसा कि वादा किया गया था आप लोगों से हमारे दी ग्रेट विशाल सोमई सर ने, और बहुत बार आपके सामने भी मैं आता रहता हूं। आज भाई वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ शकाल। आज हमारी शकाल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीरीज चालू हो रही है 2024 की। जितने भी बच्चे आने वाले अटेम्प्ट में मई, जून और फ्यूचर ऑल्सो जो भी अपने पेपर देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही सहायक साबित होने वाला है। जैसे कि मैं आप लोगों का रिस्पांस देख रहा हूं, आप लोग बड़ी बेसब्री से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। आज वो घड़ी आ गई है और मैं आप लोगों का अपना शकाल यू नो द नेम बाय द ऑब्वियस रीजंस। तो आपके सामने आपका अपना कॉस्ट गुरु क्या लेकर आया हूं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जैसे कि आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसमें मतलब सीए और सीएमए इंटर के बच्चों के लिए रेलेवेंट है। और जैसे कि साफ आप लोग को बताया गया है, मैं भी ये बात रिपीट कर रहा हूं कि न्यू स्कीम स्पेसिफिकली फॉर न्यू सिलेबस जो है वो हम करने वाले हैं। हम क्या कर रहे हैं, अब आपके सामने मैं स्क्रीन पे लेकर आ रहा हूं कि आज हम किस उद्देश्य से मिले हैं। चलिए, तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीरीज हमने करनी है और कॉस्ट की धज्जियां हम उड़ाने वाले हैं, कॉस्ट को काटने हम वाले हैं। तो सीए एंड सीएमए इंटर के दोस्त, जैसे कि आप देख रहे हैं कि न्यू सिलेबस के लिए ये चीज़ें आ रही हैं और मैं आप लोगों का अपना दोस्त सीए आशीष गुप्ता, आप लोग मुझे भली भांति जानते हैं, हम ये चीज़ करने वाले हैं। चलिए, तो भाई देखो, अभी अभी क्लास स्टार्ट हुई है, ऑब्वियसली सुबह का समय है, बहुत बच्चे अभी मुझे लग रहा है नींद से जागे नहीं होंगे। तो यार जो भी दोस्त तुम्हारे नहीं आए हैं उन लोगों को प्लीज़ बुला लो, उन लोगों को फ़ोन कर लो, उन लोगों को मैसेज कर दो कि भाई सर आ गए हैं, तुम लोग भी क्लास में आ जाओ अगर ढंग से पढ़ाई करनी है तो। मेरे को जो बच्चे जानते हैं, मैं कंपैरेटिवली पढ़ाई की तरफ अपने सब्जेक्ट से मैं बहुत प्यार करता हूँ और वही सिंसियरिटी मैं आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करता हूँ। तो कृपया करके इसको एक फिल्म के तौर पे ना देखें, और मुझे पता है कि आप लोग भी बहुत सीरियस हैं। प्रॉपर कॉपी, पेंसिल, कैलकुलेटर आप लोगों के तैयार होने चाहिए। आप लोगों के, मैं एक बात और कहता हूं कि बेटा मेरी क्लासेस को देखकर ही आप लोग सक्सेस आपकी एक तरीके से गारंटेड हो जाती है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं विद्यास्थल की टीम, लेकिन ऑब्वियसली हमारे कोर्सेज में ऐसा नहीं हो पाता। आप लोगों को अपनी भी मेहनत करनी पड़ेगी। आपके इंस्टीट्यूट ने जो स्टडी मॉड्यूल दिए हैं, जो आरटीपीज है, जो एमटीपीज हैं, जो पुराने सालों के पेपर हैं, जिनके क्वेश्चंस मैंने भी कवर कर रखे हैं, लेकिन आपको भी अपने पूरी तरह हाथ पैर मारने पड़ेंगे, बिना उसके कुछ नहीं होगा यार, पहले बता रहा हूं। और आप लोगों का साथ मैं पूरा देने को तैयार हूं। टेलीग्राम का चैनल बना हुआ है, आपके डाउट्स हमें लगातार जो है वो आप जो बच्चा चाहे उसको मेरा नंबर भी मिल सकता है। आप लोगों के डाउट्स आते रहेंगे तो हमें भी लगता रहेगा कि हाँ यार बच्चे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। और सच दिल की बात कह रहा हूं कि टीचर को भी वो बच्चे पसंद हैं जो मेहनती होते हैं, जो बहुत करते हैं। भाई सपना पूरा है, मेरा सपना तो है, एटलीस्ट होपफुली आपका भी हो, कि मैं चाहता हूं कि कमिंग अटेम्प्ट में मेरे बच्चों की रैंक आए। आ भी चुकी है, ठीक है जी। हमारे यूट्यूब लेक्चर्स को देखकर ही बच्चों की रैंक आई हुई है। मैं सीएमए इंटर की बात कर रहा हूं, बहुत खुशी की बात है और आगे भी ये चीज मैं चाहता हूं कि होती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि हम इस बैच में करने के वाले हैं। आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है, तो बेटा इसके बाद हमारे इस शकाल बैच में, तो व्हाट द शकाल हैज टू ऑफर, क्या है शकाल के पिटारे में आप लोगों के लिए। देखिए, सबसे पहले फुल कोर्स कंप्लीशन। यार ये तो बेसिक ही हुआ। फुल कोर्स सर ये क्या बोल रहे हो सर, है कोर्स भी कंप्लीट नहीं कराओगे तो फिर तो मतलब मैं खुद भी ये बात बोलूंगा यार, मतलब टीचर ही क्या है जो कोर्स ही कंप्लीट नहीं करा रहा। ठीक है, फुल कोर्स कंप्लीशन तो है ऑब्वियसली यार। मैं जो बच्चे मुझे जानते हैं, मैं लॉजिक्स पे चलने वाला इंसान हूं। ठीक है जी, बहुत इलेबोरेटली पढ़ाई कराएंगे। यहाँ पे मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ यार, देखो जिन बच्चों की पिकअप पावर तेज होती है या जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं चाहूंगा वो लोग मेरे से आगे चले। लेकिन मुझे ज्यादा चिंता उन बच्चों की होती है जो एक बार में जवाब नहीं दे पा रहे, जिनको कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं हो रही। तो मैंने पूरा लेमैन भाषा में लॉजिकल चलना है ताकि हर बच्चा मेरी क्लास को जो देख रहा है वो इस बात को पकड़ सके।
ऑब्वियसली हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे और मैंने बड़ी सही बता रहा हूँ बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हैं, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, मिक्स क्वेश्चंस रखे हैं ताकि बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो सके। ना तो बहुत बड़ी किताबें रखी हैं क्योंकि मुझे शो ऑफ नहीं करना अपने नंबर ऑफ पेजेस से, ठीक है। कंसेप्ट हमेशा इजी क्वेश्चन से समझ में आता है और धीरे धीरे वैरायटी भी मैंने कवर करने की कोशिश करी है। उसके अलावा जो मैं आपको बोल चुका हूं, मैं डाउट सपोर्ट पूरा देने वाला हूं यार। मेरे हिसाब से बिना डाउट्स के पढ़ाई पूरी नहीं होती। मैंने पढ़ा लिया, मैं ये मान के चलूं सब बच्चों को आ गया, ऑब्वियसली ये ऐसा नहीं हो रहा। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो फिर अपने ही अलग लेवल पे चल रहे हैं कहीं ना कहीं। जब तक मेरे बच्चे उसे खुद मेहनत नहीं करेंगे, मैंने गाड़ी चलानी सिखा दी लेकिन जब तक खुद अपनी गाड़ी में प्रैक्टिस नहीं करेंगे गाड़ी चलानी नहीं आएगी। और जब भी वो प्रैक्टिस करेंगे उनको डाउट जरूर आएगा, ठीक है जी। तो डाउट्स का सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो कॉस्टिंग एक ट्रिकीएस्ट सब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है ना, सही बताऊं तो बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है, लेकिन चक्कर क्या है, लॉजिक लगाने की आदत थोड़ी हमें कम डाली है हमारे एजुकेशन सिस्टम ने। आदत डाली है रट्टा मारने की, आदत डाली है फॉर्मेट बनाने की। तो लॉजिकल सब्जेक्ट है, ध्यान पूरा देंगे तो ये मैं गारंटी दे रहा हूं सबसे इजी सब्जेक्ट आपका ये साबित होने वाला है। मैं ये बात अब प्राउडली बोल सकता हूं क्योंकि मुझे खुद 10 साल से ऊपर हो गए बेटा पढ़ाते हुए, और मेरे पास अब मेरे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के बहुत सारे फीडबैक्स हैं जो ये बात खुद मानते हैं कि हाँ सर आप बिल्कुल सच कहते हो कि बाद में कॉस्टिंग ही हमारा फेवरेट हो जाता है। तो बेटा इन्हीं शब्दों के साथ आपकी दिमाग की बत्ती जलाते हुए हम इस चीज को बहुत ही इत्मीनान से स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। बच्चों चालू हो, एक बार जयकारा लगा दे, हाउस द जोश। पूरा जोश जो है वो बरकरार होना चाहिए। मेरी तरफ से तो हाई है भाई, तुम्हारी तरफ से भी होपफुली हाई ही होगा, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं कि ये है क्या। देखिए ये पीपीटीज जो है वो कहीं ना कहीं मैंने आप लोगों के लिए बनाई है फॉर क्विक रिवीजन, लेकिन इलैबोरेट करना है। इलैबोरेट करने के लिए मैं अपने व्हाइट बोर्ड पर आऊँगा। आप लोग भी जैसे कि मैंने कहा अपनी नोटबुक, अपनी पेंसिल, पेन सब कुछ तैयार रख लीजिए और बहुत अच्छे से इत्मीनान से जो है वो चीज़ों को हम समझने वाले हैं। स्टार्टिंग विद द वर्ड कॉस्ट। तो एक बार मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉस्ट। कॉस्ट से क्या मतलब है? बच्चों का जवाब आता है सर खर्चा, ठीक है। एक बच्चों का जवाब आता है जो बहुत ही बेहतरीन हिंदी का शब्द हो गया इसके लिए, लागत। तो प्लीज इसके लिए यार ऑब्वियसली मैं यहाँ पे हिंदी में नहीं लिख सकता, आप लोग वर्ड लिख लें कॉस्ट के लिए बेसिक खर्चा या फिर लागत। और हर काम को करने में कुछ ना कुछ खर्चा तो होता है। ऐसा कोई काम है, ऐसा कोई बिजनेस है जो क्या बोलते हैं कि खर्चा ही जिसमें ना होता हो, ऐसा तो मेरे ख्याल में नहीं होता। अच्छा, क्योंकि मुझे बच्चे ये भी जवाब देते हैं जब मैं पूछता हूं कॉस्ट क्या होता है तो बोलते हैं किसी भी चीज की प्राइस। यहां पर मैं थोड़ा सा टोकना चाहूंगा, हो सकता है आप लोगों के दिमाग में भी ये बात हो। प्राइस देखिए, और मैं हमेशा कहता हूं बेटा बच्चे मन के सच्चे, बच्चा कुछ गलत नहीं कह रहा। जो बच्चा कह रहा है कि प्राइस, मैं बता दूं माइट भी वो ऐसे कस्टमर के तौर पे सोच रहा है। वो ये सोच रहा है कि यार मैं बाजार जाऊंगा, ये चीज इतने की खरीदूंगा, मुझे इतने की मिलती है, ये मेरी कॉस्ट हो गई। आप कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो मुझे यहां बतानी बनती है कि हमारा ये सब्जेक्ट बल्कि मैं बोलूंगा हमारी पूरी कॉमर्स की पढ़ाई एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है बेटा, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ठीक है जी। आपको मैं सिर्फ एक सिंपल सी बात बताऊंगा, मैं ये कैलकुलेटर बनाकर बेचने का काम करता हूं। सिर्फ बना के क्या करूंगा, मेरा ये बनता है 150 रुपए में। आपको लगता है कि मैं इसे 150 रुपए में ही कस्टमर को सेल कर देता हूंगा? यार 150 में ही बनाता हूं, 150 में ही बेच देता हूं, तो मैं क्या कमाता हूं? मैंने समाज सेवा के लिए दुकान खोली है? ऑब्वियसली नो। क्या? तो बेसिकली 150 रुपए जो मैं बोल रहा हूं ये हुई मेरी कॉस्ट। इसको मैं ज्यादा, मतलब जाहिर सी बात है ज्यादा मैं ही बेचता हूं, शायद 200 रुपए का। जितने का ग्राहक को आप बेच रहे हो दैट्स सेलिंग प्राइस, जितने का वो आपको पड़ रहा है दैट्स कॉस्ट। आई गेस आपको दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्लियर है, ठीक है ना। आगे से कॉस्ट के लिए सेलिंग प्राइस वर्ड जो है वो ना यूज करें। और मैंने बात क्लियर कर दी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा एक बात और, मैं दिल्ली में द्वारका रहता हूं, ठीक है, और हमारा जो प्यारा विद्यास्थल का सेंटर है वो मेरे घर से लगभग 1.5 घंटा जो है वो दूर है।
अब मैंने अपने घर से लेट से एक बैटरी रिक्शा किया टू रीच टू द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, देन मैंने मेट्रो में जर्नी परफॉर्म करी, देन मैंने लेट से लक्ष्मी नगर स्टेशन से मुझे एक रिक्शा और करना पड़ा टू रीच टू द विद्यास्थल सेंटर। टास्क तो ये था कि यहां पहुंचना है, ठीक है। यहां पहुंचने के लिए मैंने जितना भी खर्चा किया, रिक्शे वाले को पैसे दिए, मेट्रो का रिचार्ज कराया, क्या मैं इसको टोटल करके कह सकता हूं कि ये मेरी कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग है? बिल्कुल। तो देखा जाए यार, तो हर चीज में कॉस्ट तो लगती है, हर चीज में कुछ ना कुछ खर्चा तो है। आप मेरी बात समझे? तो मैं यहां पर कॉस्ट के लिए बेटा कुछ शब्द लिख रहा हूं, ठीक है ना। कॉस्ट के लिए मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, आप लोगों को समझना भी है और लिखना भी है। देखिए, मैं अपने बच्चों को बेटा हर तरीके से तैयार करने में बिलीव करता हूं, ठीक है। बच्चा कहता है, जब नहीं लिख रहा होता और मैं उसको देखता हूं तो मुझे बोलता है सर अभी समझ रहा हूं। हाँ बेटा, बिल्कुल जरूरी है समझना, लेकिन एक वक्त के बाद आपको मल्टीटास्कर बनना होगा, यानी समझना और लिखना साथ साथ। मैं पेपर ओरिएंटेड बंदा हूं, पेपर 3 घंटे का आने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला कि 3 घंटे समझने में लगाऊंगा और 3 घंटे लिखने में, ठीक है। मैं पूरी तरीके से तैयार करूंगा, आपका पूरे हो जाएंगे तैयार, टेंशन ना लें। कॉस्ट के लिए देखिए बेटा, एनी रिसोर्सेज क्या होता है? सुख साधन जो हमारे पास है। ऑब्लिक एक और शब्द लिख रहा हूं यार, इनपुट्स, एक और पर्यायवाची शब्द इसे कहते हैं हिंदी में। मेरे दिमाग में ये भी है कि अब सीए सीए में दोनों में, सीएमए में तो पहले भी थे, एमसीक्यू भी आने वाले हैं, और एमसीक्यू का एक नेचर है कि एक ही शब्द को वो डिफरेंट तरीकों से कई बार बोलता है ऑप्शंस में। तो एनी रिसोर्सेज इनपुट्स, इनपुट शब्द आई गेस सुना होगा, इनपुट लगा के आउटपुट बनता है। एनी रिसोर्सेज इनपुट्स, एक और जाना पहचाना शब्द लिख रहा हूं, फैक्टर्स टू प्रोडक्शन, सुना हुआ है ना भाई? एनी रिसोर्सेज इनपुट्स ऑब्लिक फैक्टर्स टू प्रोडक्शन, sacrificed oblique given up to achieve a task। एक पर्टिकुलर काम को पूरा करने के लिए आपने अपनी जेब से जो भी कुछ लगाया, सैक्रिफाइस और गिव अप करने का मतलब क्या है? लगाया, त्याग दिया। जैसे मैंने अपनी ट्रैवलिंग वाले एग्जांपल में बैटरी रिक्शा वाले को पैसे दिए, स्मार्ट कार्ड रिचार्ज कराने के लिए मैंने पैसे दिए, तो जो भी कुछ मैंने अपनी जेब से लगाया दैट इज कॉस्ट। वर्ड आ गया लागत। बात क्लियर है बेटा? चलो इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी सुना रहा हूं आज मैं आपको, ध्यान से सुननी है आपने। देखिए, मैंने जो अभी आपको एग्जाम्पल दिया ट्रैवलिंग वाला, इसमें मेरे जितने भी खर्चे लगे ना, वो बकायदा मेरी जेब से गए हैं। जेब से जाने वाले खर्चों को बेटा कहते हैं, बचपन में शब्द सुना होगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट जो जेब से गई। इसके ब्रैकेट में बेटा क्या लिख रहा हूं? आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक कॉस्ट और होती है, आई होप दिमाग में आ गई होगी। एक वो खर्चे होते हैं जो बकायदा आपके जेब से गए हैं। एक दूसरी कॉस्ट बेटा वो होती है जो, सही बताऊं तो असल में जेब से गई नहीं, लेकिन तब भी एक किस्म की कॉस्ट है, एक किस्म का खर्चा है, एक किस्म का नुकसान है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे हैं सर ये क्या होता है? जो खर्चा असल में जेब से नहीं गया लेकिन तब भी आप उसे खर्चा कह रहे हो, ये क्या लोचा है? जैसे एग्जांपल, मैंने ट्रैवलिंग करी, मुझे 1.5 घंटा लगा, जो जेब से गया सो गया, और मेरे दिमाग में आ रहा है यार मैंने 1.5 घंटा लगा दिया, ठीक है, इससे अच्छा मैं घर पे बैठ के शेयर्स की ट्रेडिंग कर लेता, मुझे 5,000 रुपए का मुनाफा हो जाता। तो वो जो मेरा मुनाफा खो गया वो भी तो सेक्रीफाइस किया है मैंने। वो जो मेरा मुनाफा सेक्रीफाइस हुआ मैं उसे भी अपनी कॉस्ट बोलूंगा। दिस इज इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट को बेटा हिंदी में बोलूं तो मनगढ़ंत। इसके भी ऑल्टरनेटिव वर्ड्स दूं, जिसने लिखने हो वो लिख देना, ठीक है ना। मेरा वेट मत करना, मैं हर बात मैं लिखूंगा तो आप नोट करेंगे, इतने बच्चे अब आप भी नहीं है, ठीक है जी। इंप्यूटेड, नोशनल, ये सब वर्ड्स हो सकते हैं। और इसके मैं जितने भी मैं इसके बारे में बोलूं, इसमें एग्जांपल आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेटा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? बेनिफिट फॉर गॉन। तो मैं यही तो बोल रहा हूं, मैं 1.5 घंटा लगा के विद्यास्थल आया, इससे अच्छा मैं शेयर की ट्रेडिंग कर लेता, मुझे 5,000 रुपए का मुनाफा हो जाता। वो जो 5,000 रुपए का मुनाफा मैंने फोरगो किया, त्याग दिया, छोड़ दिया, वो मेरी ट्रैवलिंग कॉस्ट में मैं अब इसको जोड़ रहा हूं। आपको बात वैसे समझ में आ रही है नहीं आ रही?
तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो होती हैं, इम्प्लिसिट भी होती हैं बेटा, जो नॉन आउट ऑफ पॉकेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बात को मैं इसी से आगे बढ़ाऊंगा। आपने बेटा जो बचपन में अकाउंटिंग पढ़ी है, नाउ वी आर स्टार्टिंग डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। आपने जो बचपन में पढ़ाई करी है बेटा, बचपन से मेरा मतलब 11वीं से, कहीं तुम और कुछ ज्यादा ही बचपन में चले जाओ, तो वो जो अकाउंटिंग थी जो अभी तक चल रही है, दैट्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है ना। मुझे एक बात, मैं अपने तरीके से काम कर रहा हूं, मुझे एक बात आपसे ये पूछनी है कि क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसिडर करते थे? मैं हर बात के लिए, देखिए बच्चे ऑब्वियसली बहुत सारे नहीं मेरी बात को एक बार में कनेक्ट कर पाते या जवाब नहीं दे पाते, सबको सोचने पे मजबूर करने के लिए मेरे पास एग्जांपल है। आपने अपनी खुद की बिल्डिंग में आप बिजनेस कर रहे हैं, आप चाहते तो आप उसे किराए पे दे सकते थे, आप उसे किराए पे दे देते तो 50,000 मंथली, साल का 6 लाख रुपए रेंट आ जाता। आपको नहीं आया, आपको लग रहा है ये मेरे बिजनेस करने का नुकसान है, चलो इसे P&L में डेबिट करते हैं। क्या ऐसा कुछ होता था? मैं ये जानना चाहता हूं। जवाब देने की बेटा सब कोशिश करें। हमारे को रेंट नहीं आ पा रहा, ये तो नुकसान हो गया, चलो P&L में डेबिट करते हैं। करते थे क्या? नहीं सर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डज नॉट कंसीडर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है ना, बात रटने वाली नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो होता है वो लिखा जाता है, जो नहीं होता वो उसके बारे में सोचा भी नहीं जाता। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रन्स ऑन एक्रूअल बेसिस। एक्रू होने का मतलब क्या है बेटा? घटना। जो घटा वो लिखो, जो नहीं घटा वो मत लिखो। ठीक है जी। बल्कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो यहां पे लिख रहा हूं, कंसीडर्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कंसीडर्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत बच्चों को पूरी तरह कनेक्ट नहीं होती। मैं कनेक्ट कराने के लिए एक बात बोल दूं, हम अपनी आम जिंदगी में भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसीडर करते हैं। जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़े विच इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग सब्जेक्ट है, उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखी जाती है। जब भी आप डिसाइड करते हैं ना, ये करूं या ये करूं, तो बात आती है कि ये नहीं करूंगा तो ये छूट जाएगा, ये नहीं करूंगा तो ये छूट जाएगा। एग्जाम्पल, आप ऑलरेडी एक 70,000 पर मंथ सैलरी की काम कर रहे हैं, आपको एक दूसरी नौकरी का ऑफर आया। आप उस दूसरी नौकरी के ऑफर से कम कितने पैसे मांगोगे? कम से कम कितनी सैलरी मांगोगे? 70 तो मांगोगे यार। 70,000 पर महीने की नौकरी छोड़ के आप दूसरी नौकरी करने की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या दिमाग में आ रहा है? यार मैं 70,000 का सैक्रिफाइस कर रहा हूं, कम से कम 70 तो लूं, उससे ज्यादा ही लोगे वैसे तो। दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यार, हम अपनी आम जिंदगी में भी कंसिडर कर रहे हैं। आप बात समझ में आ रही है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वॉज जस्ट अ रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यानी जर्नल, लेजर, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, आपके बिजनेस में जो भी कुछ हो रहा है आप बस उसे नोट कर रहे हो और दूसरों को बता रहे हो। देयर वॉज नथिंग लाइक डिसीजन मेकिंग देयर। मैं यहां पर एक बात और बोलना पड़ूंगा, सर कॉस्टिंग में डिसीजन मेकिंग क्या है समझ में नहीं आ रहा। एक बात बेटा मैं और यहां पे पूछूंगा। मैं रिमोट बना रहा हूं, सॉरी मैं कैलकुलेटर बना रहा हूं, मैं निकालना चाहता हूं कि ये कितने में बनकर तैयार हुआ, इसकी कॉस्ट क्या है? वाई। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं, मैं क्यों निकालना चाहता हूं कि इसकी कॉस्ट क्या है? बहुत सारे बच्चों के जवाब रहते हैं। मैं एक सिंपल सी कहानी बना दूं, जब तक मैं ये नहीं निकालता कि ये कितने का बना, हाउ कैन आई डिसाइड कि इसको बेचना कितने में है? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बेसिकली कॉस्टिंग करने का एक काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बिजनेसमैन का ये है कि वो डिसाइड कर सके कि इस चीज को बेचना कितने में है। कॉस्टिंग में एक बहुत ही बेसिक इक्वेशन फॉलो की जा सकती है। मैं यहां लिख रहा हूं ब्रैकेट में बेटा, ठीक है ना। आप भी यहां पे साइड में कहीं स्टार मार्क करके कॉस्ट के लिए लिख लें जहां आपको जगह मिले, ठीक है ना। कॉस्टिंग के लिए एक बहुत जरूरी बात मैं यहां लिख रहा हूं, इक्वेशन जो आपने बचपन में भी देखी होगी कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल।
हम एक बिजनेसमैन अपने काम की कॉस्ट इसलिए निकाल रहा है ताकि वो कॉस्ट निकाले, उसमें मन चाहा प्रॉफिट ऐड करे और अल्टीमेटली उसको बेचना भी तो है। सिर्फ बना के थोड़ी कुछ मिलता है, बेचना है। तो ये डिसाइड करना है कि बेचना कितने में है। अब बताओ, क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बचपन में जर्नल लेजर करते समय कभी ये डिसाइड करना पड़ा कि मैं इस प्रोडक्ट को कितने का बेचूं, व्हाट शुड बी द सेल प्राइस? नो, वहां तो दिया था, आपने लिखना शुरू कर दिया। वो सिर्फ एक लिखने वाला सब्जेक्ट था, अभी भी है, ठीक है ना। और ये जो है एक डिसीजन मेकिंग सब्जेक्ट है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से भी पहले करने वाली चीज है। दिस इज द बैकग्राउंड, ठीक है। यहां तक स्टेप वाइज चले, बहुत कुछ क्लियर करने वाला हूं। अच्छा, अभी अभी बात बोली गई कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप लिख रहे थे और बता रहे थे। रिपोर्टिंग का मतलब होता है बताना, जैसे मीडिया रिपोर्ट करती है ना, जो भी कुछ होता है उसको बताती है आप लोगों को। अब वो ठीक से रिपोर्ट करती है नहीं करती, ये तो और भी एक अलग कंट्रोवर्शियल मैटर है। फिलहाल मुझे ये बताएं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी ट्रेडिंग P&L का जो डेटा है वो किसको बताया जा रहा है? हाँ जी, इस बारे में कोई जवाब है आपका कि किसको बताया जा रहा है? सर, उसके बड़े सारे स्टेक होल्डर, बच्चे जवाब देते हैं, बच्चे बहुत होशियार है भाई। स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, ठीक है, सिंपल भाषा में इंटरेस्टेड यूजर्स, यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। और यूजर्स इंटरनल भी होते थे और एक्सटर्नल भी होते थे। कंपनी के अंदर के लोग भी हैं, मैनेजमेंट भी है, शेयर होल्डर्स भी हैं। और अगर बाहर के लोगों का सबसे बड़ा एग्जांपल लूं तो गवर्नमेंट। अब तुम बोलो गवर्नमेंट को क्या लेना देना मेरे अकाउंट से? भाई सरकार ही तो सब कुछ है, ठीक है। सरकार को घूम फिर के तुमसे टैक्स लेने हैं, ठीक है। और भाई देखो, मैं पढ़ा कॉस्टिंग रहा हूं, लेकिन जाहिर सी बात है सर मैं पढ़ा लिखा हूं, आपको और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा। और मैं बता दूं सर, मैं प्रैक्टिस में हूं, आई हैव अ CA फर्म, तो मैं ज्यादातर प्रैक्टिकल बातें करना पसंद करता हूं। तो गवर्नमेंट को सीधी सी बात है तुमसे टैक्स लेना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जब इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो, बिजनेसमैन जब भरता होगा, तो क्या सरकार उसको एक ही बारी में एक्सेप्ट कर लेती है कि भाई ये कह रहा है तो सच ही कह रहा होगा, इसकी आंखों में सच्चाई दिखती है? बिजनेसमैन को सबसे बड़ा चोर मानती है गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट का ये बात आपको टैक्स में पढ़ने को मिलती है। गवर्नमेंट के पास जब हमारी इनकम टैक्स रिटर्न आती है, वो सबसे पहले अगर उन्हें शक होता है तो 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस भेजती है बंदे को और बोलती है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखा, ठीक है ना। अकाउंट्स का यूज बता रहा हूं, ये बात वैसे आपको शायद हो सकता है पहले की भी पता हो। अच्छा, कॉस्टिंग के बारे में अभी तक जितना भी सुना है, मुझे ये पूछना है कि कॉस्टिंग में सिर्फ इंटरनल यूजर होते हैं, सिर्फ एक्सटर्नल होते हैं, या दोनों होते हैं? इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, या दोनों होते हैं? सर, मैं इस बात का जवाब आपके मन में जरूर होगा, मुझे लाइव चैट में जवाब भी आ रहे हैं। मुझे एक बात और कहनी है, क्या कोई बिजनेसमैन ये कस्टमर को बताएगा कि यार ये कैलकुलेटर मैं तेरे को 300 रुपए का बेच रहा हूं, ये तो मेरे को 120 का पड़ता है? सामने वाले भी हैरान हैं, भाई 180 रुपए का मार्जिन, समझ रहे मेरी बात को? क्या बड़ी बड़ी कंपनियां फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट्स है, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, ये अखबारों में छपती हैं, मीडिया हाउसेस में दी जाती हैं। क्या नेस्ले जो मैगी बनाती है, क्या वो अखबार में लिख के देगी कि एक मैगी का पैकेट जो मैं आपको 14 रुपए का बेचती हूं, ये तो हमें 4 रुपए का पड़ता है? क्यों बताएगी भाई, उसने जूते खाने हैं क्या? आप बात समझो, कॉस्टिंग एक इंटरनल मैटर है, ओनली इंटरनल। मेरे सारे पॉइंट्स वैसे रिलेट होते हैं कि ये डिसीजन मेकिंग सब्जेक्ट है। कोई भी अपने डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया बाहर वालों को नहीं बताता, सीधा डिसीजन बताता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं बेटा? ठीक है जी, ओनली इंटरनल। यहां पे देखिए, मैं बात बताना चाहूंगा, मेरी पहले भी कई क्लासेस जो हैं वो मेरी रही हैं। तो मैं एक टाइम पे मैं अनअकैडमी के साथ भी मैं पढ़ा चुका हूं, तो यूट्यूब पे मैं क्लास ले रहा था। तो मुझे याद है कि एक बार मेरे से डाउट आया कि सर ओनली इंटरनल नहीं होता, मैंने स्टडी मॉड्यूल में पढ़ा है कि इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होते हैं। चलो, मैं हर बच्चा, देखो बच्चा मैं क्या बोल रहा हूं, मासूम है बच्चा, कभी कोई गलत नहीं कह रहा, ठीक है। मेरा काम है बच्चे को बताना। आप पहले मुझे जवाब दें, ऐसा कौन सा बिजनेसमैन आपको मिल गया जिसने आपको अपनी कॉस्ट के बारे में बता दिया?
मैं एग्जाम्पल देके बोल रहा हूं, मैं फिल्म हॉल गया, मैंने बोला जी कबीर सिंह देखनी है, टिकट कितने की है, सामने वाले ने बोला 600 रुपए की है, मैंने कहा बड़ी महंगी, ब्रेकअप बताओ कैसे आया 600 रुपए, किसने बता दिया आपको? आपको देखिए बिजनेस, अब यहां से देखो बहुत सारी बातें निकल रही हैं। बिजनेसमैन कस्टमर को सीधा क्या बता रहा है? सेलिंग प्राइस, इतने में बेचूंगा, लेना है तो ले। वो कभी आपको डिस्क्लोज नहीं करेगा कि इसमें मेरी असल कॉस्ट कितनी है और असल प्रॉफिट कितना है। ठीक है जी, आप जितने मर्जी तुर्रम खाओ आ जाए, आपको कभी पता नहीं लगेगा। हाँ, धीरे धीरे जिंदगी का एक्सपीरियंस बढ़ेगा, प्रैक्टिकल लोगों से मिलोगे, धीरे धीरे अंदाजे लगेंगे। ये जो बिजनेसमैन की बात होती है, सुना होगा आपने, अरे मैडम इसमें बचता ही क्या है, इसमें तो मेरा मार्जिन ही नहीं है, ये कहने वाली बात हो सकती है। ठीक है ना, हमें नहीं पता तेरा कितना प्रॉफिट है, तेरी कितनी कॉस्ट है। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो जनरली इट इज ओनली इंटरनल। एक्सटर्नल कब हो सकता है? मैं लिखूंगा, अगर गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर आ जाए, अगर गवर्नमेंट ऑर्डर कर दे कि जी हमें अपनी कॉस्ट के बारे में बताओ, तो नहीं तो मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट को भी कोई बिजनेसमैन अपनी कॉस्ट नहीं बता रहा अनलेस वो हमें ऑर्डर करे। यार वैसे भी देखो ना, हम तो हिंदुस्तानी है यार, हमको गवर्नमेंट अगर कोई चीज कंपलसरी ऑर्डर नहीं करती ना, तो हम नहीं करते कोई काम। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे दिल्ली में जब नए नए अरविंद केजरीवाल साहब आए थे, तो इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज का काफी मुद्दा उठाया कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे दिल्ली में महंगी है, काफी टाइम तक सब्सिडी भी मिलती रही, आप लोगों को जानकारी होगी। तो इन्होंने जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं लाइक रिलायंस, एनडीपीएल, टाटा पावर, इनको ऑर्डर दिया कि तुम हमें अपनी कॉस्ट दिखाओ। जब इनको ऑर्डर दिया तो इनको दिखानी पड़ी, नहीं तो कोई नहीं दिखा रहा। एक और मेरे पास बेटा और एग्जांपल आप रिलेट करेंगे। एक बेटा काफी टाइम पहले एक फिल्म आई थी, बत्ती गुल मीटर चालू, उसमें शाहिद कपूर साहब थे, श्रद्धा कपूर जी भी थी। ठीक है जी, उसमें पिक्चर के नाम से ही अरेस्ट हो रहा है, लास्ट में कोर्ट केस दिखाया गया है जो एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पर होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ओनर कटघरे में खड़ा होता है और बता रहा होता है कि उसकी कॉस्ट क्या है। ठीक है जी, अब जाहिर सी बात है यार, जब जज साहब सामने खड़े हैं तो उसे मजबूरन अपनी कॉस्ट के बारे में बताना पड़ रहा है, नहीं तो कौन बता रहा है? आप खुद सोचो, कौन सा बिजनेसमैन बता रहा है कि जी मैं जो चीज इतने की बेच रहा हूं ये तो इतने की है? क्यों बताएगा वो? आप मेरी बात समझ रहे हैं? गवर्नमेंट को भी कॉस्ट नहीं बताई जा रही, अगर बताई या तो नहीं बताई जा रही, ठीक है, या अगर बताई जा रही है तो मैं सही बोलूंगा गवर्नमेंट भी हमारे बिजनेसमैन के साथ मिली हुई है। ये सिंपल सी बात बोलूंगा। सर आपको मैं बड़ी बेसिक सा एग्जांपल देता हूं। कोविड टाइम्स में देखिए गवर्नमेंट से जज डिसाइड करती है एमआरपी, ठीक है, मैक्सिमम ये चीज कितने की बिकेगी। और मैं आपको वो भी अंदर की बात बता दूं, क्योंकि सर है मेरा एक्सपीरियंस, मैं प्रैक्टिकल बिजनेसमैन के साथ रहा हूं। तो जो एमआरपी भी सेट होती है वो भी कहीं ना कहीं किसी भी इंडस्ट्री के बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ बैठकर डिसाइड होती है। हाँ बता भाई इसकी कितनी कॉस्ट है, इसमें तू कितना प्रॉफिट कमाना चाहता है, हाँ जी ये मैक्सिमम इतने का बेच सकते हो। उसके बाद कस्टमर के ऊपर है, तुम्हारे दुकानदार की मर्जी है, कस्टमर के नेगोशिएशन स्किल्स हैं। तो सही बताऊं तो हम नेगोशिएट करके कोई बहुत गलत काम नहीं कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा मैं कोविड के बारे में बता रहा था। पीपीई किट, एक पीपीई किट सही बताऊं 600 रुपए पर किट में बिकी है कोविड के टाइम्स में। मैं ये बात और बिल्कुल प्रूवन मैं बोल सकता हूं एक फैक्ट के तौर पे, क्योंकि मेरी मदर जो है वो सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर रिटायर हुई हैं, दिल्ली का काफ़ी बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है दीनदयाल, तो वहाँ से रिटायर हुई हैं। तो 600 रुपये पर किट पर गवर्नमेंट ने भी खरीदी है, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स ने, क्योंकि किट बनाने वाले तो प्राइवेट लोग थे ना। तो 600 वॉज द प्राइस। और ऐसे ही मेरे एक और जानकार ने बताया है कि जो पीपी किट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी दैट वाज 60 रुपीज। अब सोचिए 60 रुपीज की कॉस्ट वाली किट को 600 रुपए में 10 गुना ज्यादा में बेचा गया इन अ टफ टाइम्स लाइक कोविड, जहां पे लोगों की कमाई बड़ी दिक्कत में चल रही थी। ऐसा हुआ है। अब मैं क्या बोलूं, या तो गवर्नमेंट को नहीं पता था या फिर गवर्नमेंट मिली हुई थी, सीधी सी बात है सर। ठीक है जी, मेडिकल इंडस्ट्री का तो बहुत ही बूम हुआ है उस टाइम पर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैं यहां पे एक मतलब भी लिख दूं, ठीक है, जिससे मैं आपको एक बात पूछूंगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कह सकता हूं बुक कीपिंग ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस
ऑफ अ बिजनेस। ऑब्वियसली मैं कोई 11th क्लास वाली डेफिनेशन नहीं रिपीट करूंगा कि इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग। हम फाइनेंशियल जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें उनकी बुक कीपिंग करते हैं। बुक कीपिंग वर्ड तो सुना हुआ है ना। एज पर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट जितनी भी वित्तीय फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको लिख लेना अकाउंट्स था। यहां पर क्या है सर ये भी एक बुक कीपिंग है। अकाउंटिंग वर्ड तो यहां पर भी आ रहा है। अकाउंटिंग का मतलब होता है हिंदी में हिसाब किताब रखना, बुक्स मेंटेन करना। बुक कीपिंग ऑफ ओनली कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ अ प्रोडक्ट ऑब्लिक सर्विस। यहां पे भी मैं हाईलाइट करूंगा। बच्चों से मैं जनरली पूछता हूं, मैं ज्यादातर बच्चों के मुंह से जवाब निकलवाने वाला बंदा हूं। बच्चों से मैं पूछता हूं बेटा कॉस्ट क्या होती है, बच्चा ज्यादातर बोल रहा है सर एक प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चा आता है उसे कॉस्ट कहते हैं। मैंने बिल्कुल ठीक बोला है। मार्केट में अगर आप जाओ तो क्या काम सिर्फ प्रोडक्ट्स के हैं? जैसे विद्यास्थल क्या कर रहा है, व्हाट आर वी डूइंग, आर वी सेलिंग अ प्रोडक्ट? नो, वी आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस। क्या हमारे कोई खर्चे नहीं है? सर ऐसा कौन सा बिजनेस जो खर्चा ना हो? ऐसा बिजनेस अगर मिल जाए जिसमें कोई खर्चा ना हो तो फिर दुनिया भर तो वही करने लग जाए। ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता। तो आगे से देखो मुझे पूरा तैयार करना है। और सीएमए वाले बच्चे बेटा ध्यान से, कुछ टाइम पहले मैंने एक रील बनाई थी, सबको बोल रहा हूं जो पढ़ना है ध्यान से पढ़ो। एक बार आप सिर्फ डिग्री के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, शुरुआती टारगेट वो है, लेकिन सीएमए एक बार बनोगे जिंदगी भर वही रहने वाले हो भाई। ठीक है ना। कंसेप्ट्स को याद रखना है, कहीं ना कहीं अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है। एक प्रोडक्ट या सर्विस दोनों को बनाने में, दोनों को ग्राहक तक पहुंचाने में जो लगता है उसे कॉस्ट कहते हैं। डेफिनेशन आपके सामने है। मैं आपसे सवाल करूंगा बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट है या कॉस्ट अकाउंटिंग है? सर कंफ्यूजन में डाल दिया आपने, तो क्या करें? दोबारा पूछ रहा हूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट है या कॉस्ट अकाउंटिंग? बहुत बच्चे बोल देते हैं सर कॉस्ट अकाउंटिंग। सर मैं क्यों? कॉस्ट का टीचर सामने बैठा, इंप्रेस करना? नो सर, अगर आप कवरेज को ही देख ले, बहुत सारे बच्चों ने मनी मन सोच लिया होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट है क्योंकि ये कवर करता है सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इसकी कवरेज ज्यादा है, इसका स्कोप ज्यादा है। जो भी फाइनेंस की भाषा में है फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहता है ले आओ। कॉस्टिंग ओनली कॉस्ट रिकॉर्ड्स की बातें करता है, सिर्फ कॉस्ट की बातें यहां पे होंगी, आलतू फालतू और कुछ नहीं। बहुत सारी प्योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऐसी होने वाली हैं जो कॉस्ट में नहीं आएंगी। समझ रहे हैं बात को? ये ज्यादातर इनकम की बातें तो ना के बराबर करते हैं कॉस्ट में। कॉस्ट में इनकम मतलब सेल, तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये सब कॉस्टिंग में नहीं आता। और इसीलिए देखे इंट्रोडक्शन बेटा बहुत मैं इलाबोरेट करा रहा हूं क्योंकि आगे की पढ़ाई इससे जुड़ी है। बेटा क्या बोलते हैं, हमें आगे जाके एक टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, रिकंसिलेशन बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। व्हाट इज रिकंसिलेशन? मिलाना दो चीजों को। जैसे बीआरएस किया होगा तो बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो फाइनेंशियल में आती है, कॉस्ट में नहीं आती। तो आपको क्या लगता है फाइनेंशियल और कॉस्टिंग प्रॉफिट अलग आते होंगे नहीं आते होंगे? आते होंगे यार, तभी तो रिकंसाइल करना पड़ रहा है। यहां तक की बात क्लियर? आगे बढ़ रहा हूं बेटा। अगेन आपसे मैं इस बात को एक और तरीके से वेरीफाई कराऊं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट क्यों है। सर ये बड़ा भी है और ये मैंडेटरी भी है। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल बिजनेसेस, चाहे छोटा बिजनेस हो, सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे पार्टनरशिप हो, पार्टनरशिप चाहे कंपनी हो, इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल। बल्कि कॉस्टिंग इज नॉट मैंडेटरी फॉर एवरीवन। मैं यहां लिख रहा हूं इट इज मैंडेटरी फॉर फ्यू स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज। ये हर टाइप का बिजनेस, छोटा बड़ा, ठीक है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करूं, छोटा बड़ा, कबाड़ी वाला, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, सब पे लग रहा है। समझ रहे हैं? ये इंडस्ट्रीज, बेटा इंडस्ट्रीज वर्ड मेनली डिनोट्स मैन्युफैक्चरिंग क्लास, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आपने एक वर्ड नहीं सुना इंडस्ट्रियल एरिया? आपके घर के आस पड़ोस में इंडस्ट्रियल एरिया होंगे, तो वो इंडस्ट्रियल एरिया में क्या है? फैक्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो ये वो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं मैन्युफैक्चरिंग वाली,
उन्हीं पे लगती है। बकायदा कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन 143 है जो कहता है कि इन इन लोगों पे कॉस्ट ऑडिट कंपलसरी है। ऑडिट बेटा मतलब होता है चेक करना। जो हमारे सीएमए वाले दोस्त हैं वो कहीं ना कहीं सीएमए बन के उनका काम मेनली कॉस्ट ऑडिट करने की उनके पास पावर है। ये सब पे लग रहा है, ठीक है जी। अब अच्छा, मैंडेटरी का मतलब क्या होता है? जरूरी, अनिवार्य। कौन कर रहा है? अब अकाउंट्स के बारे में बात कर रहे हैं भाई, बचपन से अकाउंट्स पढ़ रहे हो, अकाउंट्स के बारे में पूछ रहा हूं। कौन कहता है कि अकाउंट्स बनाने जरूरी है? मम्मी कहती है क्या हमारी, बेटा ट्रेडिंग पैनल बना, बैलेंस शीट बना, पाप चढ़ेगा नहीं तो, ठीक है जी। क्या हम बिजनेस खोलते हैं, अगर मैं अकाउंट्स नहीं बनाता तो क्या अगले दिन मेरे यहां पुलिस आ जाएगी? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। पहली बात तो मैंडेटरी कौन कर रहा है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट कैसे मैंडेटरी कर रही है? ऐसा तो नहीं होगा कि मोदी जी आपको फोन करके बोलेंगे मन की बात में बेटा अकाउंट्स बनाया करो, नहीं। गवर्नमेंट हर बात कैसे कहती है बेटा? एक एक्ट बनाती है, ठीक है ना। कौन सा एक्ट? एक दिमाग में मेरे नाम आ रहा है कंपनीज एक्ट, नाम तो आपने सुना होगा, कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट, देखिए प्रैक्टिकल बातें भी करना पसंद करता हूं। कुछ टाइम पहले मुझे याद है विद्यास्थल से मैंने एक रील भी इसके बारे में बनाई थी। कंपनीज एक्ट विच इज मैंडेटरी फॉर कंपनीज, जो ये कहता है कि हर कंपनी इनकॉर्पोरेट जब होगी, वो 1 रुपए की कंपनी है, 100 करोड़ की है, उसको हर साल अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, एक प्रॉपर सीए से ऑडिट कराना पड़ेगा, सरकार के पास फाइल कराना पड़ेगा। कंपनी बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, सर कंपनी से काम करें, पार्टनरशिप से करें, क्या करें? तो मैं थोड़ा कंपैरेटिवली ईमानदार किस्म का बंदा हूं यार, विश्वास करो मेरा, कि मैं तो बोल देता हूं कि सर देखिए कंपनी बनाने में फॉर्मेलिटी है, ये सब कंपनी में फॉर्मेलिटीज ज्यादा है। एक डायरेक्टर बनने के लिए बहुत सारे डायरेक्टर आप बनते हो, डिन नंबर लेना पड़ता है, उसके लिए डिजिटल सिग्नेचर आपको बनाने पड़ेंगे, वीडियो वेरिफिकेशन होती है उसकी, सब कुछ होता है, ठीक है जी। काम चले ना चले, हर साल अकाउंट्स बनाने हैं, मेरे से साइन कराने हैं। तो मेरे से बताऊं, ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जिनका काम बहुत तगड़ा नहीं है, तो मेरे लिए तो फायदा है, मैंने तो उनके सालाना साइन मारने के पैसे ले लेने हैं। लेकिन कस्टमर बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी में फॉर्मेलिटी बहुत ज्यादा है। अच्छा, कंपनीज एक्ट मैंडेट्स ओनली कंपनीज टू प्रिपेयर अकाउंट। सेक्शन 209 एक कंपनीज एक्ट में आता है, आप आगे जाके पढ़ेंगे, वो कहता है कि एवरी कंपनी हैज टू प्रिपेयर अकाउंट्स। तो प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, इन्हें कोई नहीं कह रहा कि तुम्हें अकाउंट्स बनाने हैं तो कंपलसरी अकाउंट्स बनाने हैं। कौन कह रहा है इनको? बच्चे कई बार कहते हैं सर पार्टनरशिप एक्ट। मेरा भी जवाब है भाई, पार्टनरशिप एक्ट वॉलंटरी है। पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, तो फिर पार्टनरशिप एक्ट सही जवाब नहीं हुआ। तो कौन कह रहा है इनको कि तुम्हें अकाउंट्स बनाने हैं? भाई साहब, इनको कह रहा है इनकम टैक्स एक्ट। जिन्होंने नहीं भी पढ़ा हुआ टेंशन ना लें, अभी आपके सामने जो है टैक्सेशन के महाराज भी आने वाले हैं, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट, इसमें बकायदा एक सेक्शन 44AA आगे जाके आप पढ़ेंगे, पीजीबीपी के टॉपिक में आता है, जिसमें लिखा है कि हर बिजनेस जिसका या तो टर्नओवर बोले तो सेल 10 लाख को क्रॉस कर जाए या फिर उसका प्रॉफिट 1.5 लाख को क्रॉस कर जाए तो अकाउंट्स बनाने जरूरी है, नहीं तो कोई नहीं। तो अगर आप ये नहीं कि दुकान खोली, अभी तो नई नई दुकान है, ना टर्नओवर क्रॉस हुआ है ना प्रॉफिट क्रॉस हुआ है, पुलिस नहीं पकड़ेगी तुम्हें। बात समझ में आई बेटा? पूरा बैकग्राउंड से क्लियर करा रहा हूं, बचपन से अकाउंट्स कर रहे हो, लेकिन माइट भी बहुत सारे लोगों ने ये रीजंस पहली बार सुने होंगे। सरकार हमें कह रही है तभी तो हम कोई काम कर रहे हैं। तुम्हें लगता है हिंदुस्तानी ऐसी किसी बिना सरकारी ऑर्डर के बात मानेंगे? हमें गवर्नमेंट ना कहे कि रेड लाइट पर रुकना, हम रुकेंगे, हम सिग्नल तोड़ के घर ले जाएंगे हम उसको, ठीक है जी। बात समझ में आई? ज्यादा मैंडेटरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लेकिन बेटा जो डिसीजन मेकिंग है, ठीक है ना, वो उसके लिए कॉस्टिंग जरूरी है। एक छोटी सी बात और कहूंगा, उसके बाद ये खत्म करूंगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेटा कब होती है? साल की शुरुआत में, मिड में, एंड में। सर अकाउंटिंग पीरियड एंड, अकाउंटिंग पीरियड एंड पर होती है। साल खत्म तो होने दो, तभी तो लिखेंगे क्या सेल हुई, क्या परचेज हुई, क्या प्रॉफिट हुआ। कॉस्टिंग के बारे में अभी तक जितना भी सुना, बहुत सुना भाई, जितना भी सुना, बताओ पहले से करने वाली चीज है, बाद में एक बात और बोलूंगा जिससे बच्चा कई बार जवाब देता है,
कस्टमर के आने से पहले किया जाता होगा या बाद में? अगेन मैं क्या बोलते हैं, कबीर सिंह पिक्चर देखने गया, मैंने पूछा भाई साहब कितने की टिकट है? अरे अभी तो मैंने निकाली नहीं। बैठो आप, 3 घंटे की पिक्चर है, देखो आराम से देखो, कैलकुलेशन करता हूं। ये कौन करता है भाई? बिजनेसमैन को अपने काम की कॉस्ट और उसकी बदौलत लेने वाली प्राइस पहले से डिसाइड करनी पड़ेगी। क्या समझे आप बेटा? तो ये एक इट इज डन इन एडवांस। इसीलिए अगेन ये प्लानिंग टॉपिक है, ये डिसीजन मेकिंग टॉपिक है। मैनेजमेंट का पहला स्टेप प्लानिंग ही तो था। हमारे सब्जेक्ट में भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी तो कवर है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एन एडवांस वर्जन ऑफ कॉस्टिंग यू कैन से। तो ये पहले से करने वाला टॉपिक है, ठीक है जी। और एक बात मैं इसके आगे और लिखूंगा, ऑन गोइंग यानी कंटिन्यूअस। यहां पे मैं एक बात और बोलूंगा, मैंने 1990 में बिजनेस खोला था, क्या 2024 तक भी मैं वही कॉस्टिंग और प्राइसिंग मेंटेन कर रहा हूंगा? जाहिर सी बात है नहीं, ठीक है जी। मैं उसकी कॉस्ट, अब जैसे जमाना बढ़ता रहेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ती है तो कॉस्ट भी कैलकुलेट करूंगा, उसके हिसाब से सामने वाले से प्राइस भी चार्ज करूंगा। ये बेटा यहां तक की सारी बातें आपको क्लियर? मुझे 1 सेकंड दीजिए। हाँ जी बच्चों, यहां तक की बातें बेटा क्लियर है आप लोगों को? चलिए, पेज मैं कोई भी डिलीट नहीं कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। सर तो कॉस्टिंग को समराइज कर दूं। पहले तो कॉस्टिंग के लिए मैं चाहता हूं बच्चे यहां पर एक बात लिखें कि एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट ऑब्लिक रेंडरिंग अ सर्विस। एक एसरटेनमेंट क्या होता है बेटा? पता लगाना कह दो, कैलकुलेट करना कह दो। मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूं या सर्विस देता हूं। बेटा सर्विस एक ऐसी चीज होती है जो दी जाती है। सर्विस इज एन इंटेंजिबल आइटम, ना तो बनाई जाती है ना तो बेची जाती है, सिंपली दी जाती है। अच्छा, एसरटेनमेंट का मतलब क्या हुआ? कैलकुलेशन, सिंपल। सो वी हैव टू क्या बोलते हैं हम, वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट, चाहे हम प्रोडक्ट का काम कर रहे हो चाहे हम सर्विस का काम कर रहे हो। आपको बात क्लियर हो गई बेटा? चलिए, और जैसे कि मैंने कहा था कि वाई आर वी कैलकुलेटिंग कॉस्ट, हमें सेलिंग प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं जज करना है। यहां तक की बातें थोड़ी और बेसिक शब्दों में आपको कॉस्ट के बारे में बताता हूं, ठीक है? तो ये जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ठीक है ना? बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से, दुकानदार पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचेंगे तो आपको सब कुछ जो है वो आसानी से क्लियर होने वाला है। अच्छा, बीच में जो हमारी पीपीटी मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, मैं आपको थोड़ा सा उसको भी दिखाता रहूं कि वो भी अल्टीमेटली यही कह रहा है। कॉस्ट मैंने क्या लिख दिया बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर कंप्लीशन ऑफ अ टास्क। ये बहुत बड़ा शब्द एक बीच में आया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये मैं अपने व्हाइट बोर्ड पे भी लिखूंगा, सीएमए फाउंडेशन की बुक में भी लिखा हुआ है। कॉस्टिंग में आने वाली चीजें, कॉस्ट जो होती हैं वो हमेशा एक टाइप के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देखो, एक मैं बात को सिंपल से कनेक्ट करूं, कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसके सबसे बड़े एग्जांपल होते हैं फिक्स एसेट, क्या वो 1 साल से कम की चीज है? नहीं। तो कोई भी फिक्स एसेट मैंने अगर खरीदा तो लेट से वो 10 साल चलने वाला है, वो 15 साल चलने वाला है, तो उसकी कॉस्ट को भी 15 सालों में बांटा जाता है, ग्राहक से 15 सालों में रिकवर किया जाता है, ठीक है ना? यहां सर आप ये रिकवर करने वाला क्या बोल रहे हो यार? बिजनेसमैन अपनी कोई भी चीज इतने में बेचेगा, उसका सेलिंग प्राइस वो इतना रखेगा कि उसके दो सपने पूरे हो जाए। ये सर सेलिंग प्राइस वर्ड यहां पर था, एक सेकेंड, सेल्स ऑब्लिक सेलिंग प्राइस। एक बिजनेसमैन अपना प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस इतना रखेगा कि एक तो उसे मनचाही कॉस्ट मिल जाए और मनचाहा प्रॉफिट मिल जाए। एक तो वो कॉस्ट कवर कर सके और प्रॉफिट कमा सके। आप मेरी बात कनेक्ट कर रहे हैं? सिंपल से बात है। तो कॉस्ट कैलकुलेशन कहीं ना कहीं मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है बेटा टॉपिक का। एंड व्हाई एम आई कैलकुलेटिंग कॉस्ट? सो दैट आई कैन डिसाइड द सेलिंग प्राइस।
एक यहां पे मैं बात एक और लिखना चाहता हूं बेटा, अभी देखिए कॉस्ट का माहौल बना रहा हूं, ठीक है ना। फाउंडेशन में, इंट्रोडक्शन में समय दो किसी भी चीज में, तभी आप उसको आगे से बहुत अच्छा समझ लेंगे। एक बात और लिख रहा हूं, इट इज वेरी रिस्की फॉर अ बिजनेस टू डिसाइड द सेलिंग प्राइस विदाउट कैलकुलेटिंग कॉस्ट। बिना कॉस्ट को कैलकुलेट करे किसी भी चीज की प्राइस सेट कर लेना, इट माइट बी रिस्की। ठीक है जी, मेरे पास दो एग्जांपल हैं। एक जैसे वही मैं कोई भी चीज, मैं कैलकुलेटर बेच रहा था, सबसे नियरेस्ट मेरे पास यही है, बार बार मैं इसी का एग्जांपल ले रहा हूं। कैलकुलेटर बेच रहा हूं, साथ वाली दुकान भी कैलकुलेटर बेच रही है। मेरे पास कोई था नहीं, कोई बंदा, कोई अकाउंटेंट नहीं है, मैंने कॉस्ट नहीं कैलकुलेट करी, मैंने रैंडमली डिसाइड कर लिया मैं इसे 150 का बेचूंगा। सर आपने कैसे रैंडमली डिसाइड कर लिया? सर देखिए हमारे हिंदुस्तान में यार, मैं तुम्हें यहां पर यह बात भी समझाना चाह रहा हूं कि अभी तक कॉस्टिंग के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, क्या सच में हर कोई कॉस्टिंग कर रहा है? सही बताऊं तो कर नहीं पाता। क्यों? बिकॉज ऑफ द कंपटीशन। सर ज्यादातर लोगों को मार्केट प्राइस फॉलो करनी पड़ती है, छोटे दुकानदारों को खासतौर पे, ठीक है ना। परफेक्ट कंपटीशन के लिए एक बात पड़ी होगी, वी आर नॉट अ प्राइस मेकर, वी आर अ प्राइस टेकर। मैं 150 रुपए का कैलकुलेटर बेच रहा हूं, मैंने देखा साथ वाला 160 का बेच रहा है, तो मैंने कहा 10 रुपए कम रख लेता हूं। भाई डिमांड लो तो मेरे दिमाग में भी है कि मैं सस्ते का बेचूंगा, ज्यादा ग्राहक मेरे पास आएगा। आप मेरी बात समझ रहे? लेकिन मैंने कॉस्टिंग नहीं करी, ठीक है, मैं बेच रहा हूं इसको। कुछ दिन बाद मेरे पास एक सीएमए आया और उसने जो है हिसाब किताब लगाया और उसने बोला सर ये चीज तो आपकी 155 की कॉस्ट पड़ रही है आपको, इसको बनाने में और बेचने में और कस्टमर तक डिलीवरी चार्जेस वगैरह पहुंचाने में 155 एक कैलकुलेटर का पड़ता है। आप 155 की चीज को 150 रुपए में बेच रहे थे, ये तो आपका नुकसान हो गया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करोगे और सीधा चीज को सेलिंग प्राइस डिसाइड कर लोगे, भाई काम खराब हो सकता है। प्रैक्टिकल बात बताऊंगा बेटा, जब मैं 2012 सीए क्वालिफाइड हूं। 2012 में जब मेरा सीए हुआ, मैं स्टार्टिंग से अपनी खुद की फर्म मैंने खोली, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। देसी भाषा में मैंने एक दुकान खोली जहां पे मैं लोगों को बुला रहा हूं, कंसल्टेंसी दूंगा जी, अकाउंट्स तुम्हारी सर्विसेज दूंगा, टैक्सेशन सर्विसेज दूंगा, जीएसटी दूंगा, लॉ दूंगा, बहुत सारे काम है, ठीक है। अब जब नए नए दुकानदार होते हो ना, सही बताऊं मन की बात, कि एक डर लगता है कि कहीं मैं सामने वाले को इतना प्राइस ना बता दूं कि वो सुन के ही चला जाए। ठीक है, कस्टमर आया, सर ये काम है, मेरे फादर की पेंशन आती है, इनकी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है, बस इतना सा काम है, ठीक है। ये बात पे भी गुस्सा आता है और ये आप भी फेस करोगे कि प्रोफेशनल हम है, सामने वाला, ठीक है जी, जो रैंडम आदमी, लेमन आदमी हमें ये बताता है कि सर इतना सा काम है, ये तो 5 मिनट का काम है, ठीक है जी। मतलब यार मुझे करना, भाई मैं प्रोफेशनल हूं, मेरे को डिसाइड करने थे ना। वो सामने वाला, एक्चुअली आजकल हर कोई इतना तेज है, वो इसलिए बोलता है ताकि सामने वाला पैसे ज्यादा ना लगाए, ठीक है जी। वो हमें बोलते हैं सर आप इतने पैसे किस बात के लेते हो, आप एक रिटर्न ही तो भरनी है, ठीक है ना। मेरे किसी टाइम पे मुझे याद है जीएसटी के लिए मुझे बोला इसकी इतनी फीस, एक फॉर्म ही तो 50 रुपए का फॉर्म आता है, भरना होता है। मैंने बोल दिया सामने वाले को भर लो फिर, अगर तुम्हें इतना ही आसान काम लग रहा है हमारा। हमें लोग बोलते हैं इतने पैसे किस बात के, स्टैंप भी तो मारनी है। भाई ये स्टैंप का मारने के लिए मैंने 5 साल की तरह गधे की तरह मेहनत करी है, मैं इसके पैसे नहीं लूंगा? बिल्कुल लूंगा। पैसे हर चीज के लेने चाहिए सर, फ्री में कोई काम ना करें। फ्री में एक बात आपको याद दिला दूं मैं, वो आपने अकाउंट से पढ़ा होगा, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। रिश्तेदारी दोस्ती अलग जगह, काम अलग जगह। ये बात भी सच्चाई है। हमारे पास शुरुआत में ज्यादातर काम हमारी रिश्तेदारी और हमारे दोस्तों से ही आएंगे। हम अगर हमारे किसी से पैसे छोड़ने लग गए ना, काम खराब हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको क्या बता रहा था, सामने वाले ने मुझे बताया कि जी मेरे फादर की पेंशन इनकम है, फीस बता दो। लोग जल्दी करते हैं आपके मुंह से फीस सुनने के लिए, क्योंकि ये भी सच्चाई है कि आप जब एक बार कुछ अमाउंट कोट कर देंगे ना, तो उसके बाद आप चाह के भी उसे बढ़ा नहीं पाएंगे। लोग अपना काम, अपनी फाइल पूरी नहीं दिखा रहे हमें, और क्योंकि मैं भी नया था, इनएक्सपीरियंस था, मैंने जल्दबाजी में बोल दिया ठीक है सर 1000 रुपए ले लूंगा, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न भर दूंगा। जब बाद में मैंने उन भाई साहब का काम देखा तो उनके फादर की पेंशन भी आ रही है, उनकी एक प्रॉपर्टी भी है जहां से रेंट भी आ रहा है, एक बिजनेस भी चल रहा है, मुझे P&L बैलेंस शीट बनाना पड़ रहा है।
क्या दिमाग में आ रहा है, इतना तो पैसे नहीं ले रहा है जितना मेरी जेब से लग रहा है। सही बताऊं, सही में हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट ज्यादा नहीं है, ठीक है जी, लेकिन हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत है। सर हमारी कॉस्ट है हमारा टाइम। मैं सामने वाले के इनकम टैक्स रिटर्न के लिए अपना 1-1.5 घंटा लगा रहा हूं, मैं उसके पैसे तो लूंगा भाई, मैं उसकी अपॉर्चुनिटी देखूंगा ना कि इस 1.5 घंटे में कुछ और भी कर सकता था। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तब तो जो हो गया वो हो गया। नाउ इतना एक्सपीरियंस ऊपर वाले की कृपा से इतना आ गया है कि अब कोई भी मुझे कोई काम देता है तो मैं जब तक उस काम की हिसाब किताब ना कर लूं, उस काम की डेप्थ ना देख लूं, काम फाइल ना पूरी देख लूं, तब तक मैं सामने वाले को अपनी फीस नहीं बताता। ठीक है ना भाई, मैं अपनी प्रैक्टिस वाली बात कर रहा हूं, कहीं तुम हमारी आपस की फीस की बात कर रहे हो, ठीक है, तो वो नहीं हो रही। ये क्लियर हो गई बात? तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट। तो एक बार वो पीपीटी दोबारा देख लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर कंप्लीशन ऑफ अ टास्क, मैंने लिख दिया है ब्रैकेट में लागत। एवरी बिजनेस कैलकुलेट्स कॉस्ट बिफोर डिसाइडिंग द, अभी यही तो बात हुई, हर बिजनेस को सेलिंग प्राइस डिसाइड करने से पहले कॉस्ट निकालनी चाहिए। लेकिन हाँ ये भी सच्चाई है कि छोटा दुकानदार माइट भी नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन। बिजनेस दो किस्म के हैं, प्रोडक्ट की भी निकालनी है, सर्विस की भी निकालनी है। और जैसे कि मैंने बोला, व्हाई आर वी कैलकुलेटिंग कॉस्ट? टू डिसाइड द सेलिंग प्राइस। ठीक है बेटा, ये मैंने थोड़ा सा बचपन वर्सेस आज, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बचपन में भी था और सही बताऊं तो हमेशा रहेगा, अभी भी है, कहीं ना कहीं फाइनल में भी रहेगा। सो ये सब बातें मैंने यहां पे दे दी। दिस इज फॉर योर क्विक रिविजन, दिस इज फॉर योर क्विक रिवीजन, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट पर आऊं, लेकिन उससे पहले मैं अपने तरीके से आगे बढ़ूंगा। यहां पर देखिए, एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं बेटा। एक हमारे ऑफिस के बाहर एक ठेले पे, ठीक है जी, एक टपरी लगा के भाई साहब बर्गर बेच रहे हैं, और एक तरफ पास में एक मॉल है जहां पे प्रॉपर मैकडी खुला हुआ है, मैकडी बर्गर बेच रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा किसका बर्गर ज्यादा महंगा होगा? ज्यादातर बच्चों का जवाब भी आ जाता है, सर मैकडी। पूछ वाई, हर बात का रीजन भी तो दो। सर वो फैसिलिटीज दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है, उसके खर्चे बहुत हैं। बात तो सही आ रही है, बच्चे हमेशा सही बोलते हैं बेटा। और भी जवाब आ रहे हैं, सर मैकडी वाले बर्गर की क्वालिटी है, वो हाइजीनिक है। एक तो मैं यार एक बात बोलता हूं, क्वालिटी और हाइजीनिक ये ना अमीरों के शब्द हैं। मेरा एक सिंपल सी बात पकड़ना, हम लोगों का नेचर, हम लोगों का खरीदारी ऑल डिपेंड्स ऑन कि हमारे पास पैसे की अवेलेबिलिटी कितनी है। मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे बताना, क्योंकि मुझे पता है कि मैं और आप, हम में से ज्यादातर लोग जो है वो एक मिडिल क्लास खानदान से आते हैं सर, और पैसों की कीमत हमें पता है। ठीक है ना, ये सब्जेक्ट इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि पैसों की बात हो रही है। पैसा कैसे समझ में नहीं आता हमारे देश में। आप मेरी बात समझिए सर, एक गरीब दिहाड़ी मजदूर, ठीक है, वो अपने बच्चे को बर्गर खिला रहा है, ठेले का बर्गर, और बेटा कह रहा है पापा मैं ये बर्गर नहीं खाऊंगा। क्यों? पापा ये हाइजीनिक नहीं होता, मैं मैकडी का बर्गर खाऊंगा। पापा वही थप्पड़ मारेंगे उसको, कहेंगे इतनी मुश्किल से तो मैं तेरे को ये खिला रहा हूं, मेरी इतनी औकात होती है कि रोज तेरे को मैकडी का बर्गर खिलाता, तो बात ही क्या होती। आप मेरी बात समझ रहे हो बेटा? सो देखा जाए, क्वालिटी हाइजीन इधर उधर की बातें हैं। और ठीक है ना, मैं तो कहता हूं बिजनेसमैन का बेवकूफ बनाने वाला शब्द है क्वालिटी। आप कोई चीज बिजनेसमैन के पास लेने गए, ठीक है, वो बेच रहा है 400 रुपए की, कहीं पास में मिल रही है क्या बोलते हैं 100 रुपए की, आप उसको बोलेंगे भाई वो तो 100 की दे रहा है, मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी है, मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, और वो तो यूज करते करते पता लगेगा भाई, वो तो बात की बात है। ठीक है ना, और भी कई बातें आती हैं, सर मैकडी की गुडविल है, मानता हूं, ठीक है, गुडविल की वजह से सामने वाला एक्स्ट्रा प्राइस माइट भी चार्ज करता होगा, गुडविल की वजह से एक्स्ट्रा प्रॉफिट चार्ज करता होगा माइट भी। लेकिन एक बात मेरी यहां पर भी है, अगर मैकडी का पहला साल होता हमारे यहां पर, तो भी क्या उसका बर्गर ठेले के बर्गर से सस्ता होता? नहीं। तो सिर्फ गुडविल ही नई प्राइस बढ़ाती। अल्टीमेटली सर द थिंग इज कॉस्ट। ठेले वाले की कॉस्ट ही क्या है? ठीक है, एक ठेला लगा रखा है, एक जगह खड़ा है जिसके ज्यादा से ज्यादा हो सकता है 500 रुपए पर डे देता हो, एक तवा है, टिक्की है, गैस है, कुछ चीजें, टिश्यू पेपर भी नहीं रखता है, सामने वाला तो अखबार देता है आपको, लो जी हाथ पहुंच लो। बिल्कुल देसी प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं मैं, यही होता है। ठीक है जी, मैकडी वालों का मान लीजिए सीपी में मैकडी खुला हुआ है,
सीपी काफी अच्छे रेंट वाली जगह है, 4 लाख रुपए तो महीने का रेंट है, बिजली है, पानी है, एसी है, उसका डेप्रीसिएशन है, बहुत सारा स्टाफ रखा हुआ है, साफ सफाई का भी स्टाफ रखा हुआ है, इतने खर्चे कर रहा है तो वसूलेगा नहीं क्या? हाँ सर वसूलेगा। किससे वसूलेगा? कस्टमर से, जिसका काम ही है कष्टों से मरना। सिंपल सी बात है सर। सर तो फिर हम करें क्या? स्ट्रीट फूड खाओ। मैं तो सिंपल कहूंगा सर, जितनी बड़ी जगह जाओगे उसकी कॉस्ट उतनी ज्यादा है तो उसकी प्राइस भी तो उतनी ज्यादा होगी, इस बात को समझें। मेरे इस एग्जाम्पल को आप किसी भी इंडस्ट्री में लगा ले। वैसे मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस ये है, और आपने भी नोटिस किया होगा, जितनी जगह बड़ी कई बार उसके खाने उतना बेकार, लेकिन उनकी कॉस्ट बढ़ी इसलिए उनकी प्राइस बढ़ी। ठीक है जी, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात सोचें तो वो सही है यार, वो जब इतनी कॉस्टिंग कर रहा है तो वो प्राइस भी तो लेगा। ठीक है, तुम कोई चीज एक ठेले पर भी खा सकते थे, स्ट्रीट फूड बुरे नहीं होते, लेकिन तुम्हारे शौक भी तो है। अच्छा एसी चाहिए, अच्छी सिटिंग चाहिए, एक सहेली के साथ एक कॉफी लेके 4-4 घंटे हाथों में हाथ डाल के बातें करेंगे, आहा मजा ही आ जाएगा। तो भाई अगर ये सब लेना है, सीधी सी बात है, पैसे भी देने पड़ेंगे। आपको मेरी बात सारी कनेक्ट हो रही है बेटा? वही कपड़े जनपद और सरोजनी नगर पे वो टी शर्ट 300 रुपए की मिल रही है, आपके शौक है नहीं मैं तो लाइफस्टाइल के शोरूम जाऊंगा, वही शर्ट 1500 रुपए की मान लेते हैं, थोड़ी बहुत क्वालिटी भी अच्छी होगी, ठीक है जी, लेकिन ओवर प्राइस्ड है। आप मुझे एक बात यहां पर ये समझाइए, मैंने जो अभी बात करी मैकडी के खर्चे गिनाए, रेंट, बिजली, पानी, एसी, साफ सफाई वाला स्टाफ, ये बर्गर बनाने के, मैक आलू टिक्की बर्गर बनाने के डायरेक्ट कॉस्ट थी या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट थी भाई। साफ सफाई वाला थोड़ी डायरेक्टली कोई बर्गर बना रहा है। आप मेरी बात समझे? इसका मतलब किसी भी चीज की कॉस्ट में आप मुझे ये जवाब दें, सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड होती है या सिर्फ इनडायरेक्ट होती है या दोनों होती है? सर दोनों होती है। कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्लूड्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। इससे एक बात आज समझ में आई, हम कोई भी जगह जाते हैं तो उस जगह की इनडायरेक्ट कॉस्ट भी हमारे ऊपर डाली जाती है। कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे अजीब लगेगा, है वो हमसे रेंट भी ले रहा है, लेकिन उसके पॉइंट भी सोचोगे भाई वो तुमसे ना ले तो किससे ले? सीधी सी बात है, तुम एक आलीशान कैफे में जाके बैठना चाहते हो तो तुम्हें उसके जो बिजली पानी किराए हैं वो भी देने पड़ेंगे। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है? हाँ जी ठीक है बेटा। तो यहां पे मैं एक बात लिखूंगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? कॉस्ट कितने टाइप की होती है? तो अभी जो बात हुई, ऑब्वियसली अभी कोई दुनिया भर की सारी बातें नहीं हो गई, ठीक है जी। कॉस्ट कितने टाइप की होती है? एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। नाम आपने इनके बचपन में भी सुने होंगे। डायरेक्ट कॉस्ट थोड़ा सा, अच्छा बचपन में देखिए ऐसा तो है नहीं कि ज्ञान गलत था, लेकिन कई बार अधूरा था। कई बच्चों को डायरेक्ट कॉस्ट लगता है कि जितनी भी चीजें प्रोडक्शन रिलेटेड है वो डायरेक्ट है, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट एक बात बोल दूं, स्पेसिफिक कॉस्ट फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। मैं कोई कॉस्ट लगा रहा हूं जो मैं डायरेक्टली आइडेंटिफाई करके बोल सकता हूं कि यह खर्चा इस प्रोडक्ट के लिए है। एग्जांपल दे रहा हूं, मैकडी आलू टिक्की बर्गर बना रहा है, लेट्स से वो आलू टिक्की बाजार से लाता है और उसे पता है तो आलू टिक्की उसके लिए कॉस्ट हो गई। आलू टिक्की टिक्कियां जो वो खरीदता है उसको पता है कि ये आलू टिक्की इस बर्गर में लगने वाली है, इस आलू टिक्की को कहीं और नहीं जाना, इस बर्गर में लगने वाली है, डायरेक्ट कॉस्ट हो गई। कोई भी कॉस्ट विच इज कॉमन फॉर ऑल प्रोडक्ट्स। अब जैसे अगेन मैकडी का रेंट जाता है तो क्या मैकडी कह सकता है कि ये रेंट आलू टिक्की बर्गर के लिए है या चिकन मैकग्रिल के लिए है या पिज्जा मैकपफ के लिए है? सर ये सबके लिए है। आप मेरी बात समझे? यहां पे मैं लिख भी देता हूं जो मैंने बोला, बेटा आलू टिक्की फॉर मैक, ये आलू टिक्की बर्गर लिख देते हैं फॉर बर्गर। और यहां पे एग्जांपल में मैंने क्या लिखा बेटा? रेंट आपको एग्जांपल दिया। समझ में आया? ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का बंटवारा बेटा पूरे सब्जेक्ट में चलने वाला है। अच्छा मेरी हर बात में से बताऊं तो सच्चाई है। मैंने जो अभी अभी बोला ना कि आलू टिक्की लेकर आते हैं और बर्गर में लगाते हैं, कई बच्चों ने सोचा हो कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है।
ठीक है, ये तुम जो बातें बोलते हो ना, ये हाइजीन और ये वो, यार तुम बड़ी बड़ी जगह भी जा रहे हो, तुम्हें क्या पता किचन के अंदर क्या हो रहा है, कैसे सामान बन रहा है। आपको मैं सच्चाई बता दूं आज की तारीख में, ठीक है जी। सर मैं कुछ दिन पहले मैं अपनी वाइफ के साथ एक ऐसी घर के पास एक मारुति वैन में भाई साहब गोलगप्पे टिक्की बेचते हैं, तो मैं टिक्की खाने गया। ठीक है, रात के 9 सवा 9 बज रहे हैं, हम टिक्की खा रहे हैं और वो सेके जा रहे हैं टिक्कियों को फ्राई करे जा रहा है। मेरा सीधा सा, मेरे को लोगों से बात करने का शौक है, तो मैंने उससे ऐसे ही पूछ लिया भाई साहब से, भाई साहब रात का समय हो रहा है, 9 बजने वाले हैं, बंद करने का टाइम हो रहा है, आप टिक्कियां बनाए जा रहे हो, क्या करना है आपने इनका। उसने सीधा बोला ये टिक्कियां अभी हाफ फ्राई होके बीकानेर हल्दीराम जाने वाली है। अब बताओ, यानी ये टिक्कियां एज मटेरियल, ठीक है, हल्दीराम बीकानेर जाती हैं, हल्दीराम बीकानेर उन्हें फुल फ्राई करके अपनी चटनी सॉल्ट ऐड करके कस्टमर के सामने परोस देता है। आपको लग रहा है मैं बीकानेर की बनाई हुई टिक्की खा रहा हूं। भाई साहब जागो ग्राहक जागो, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो ये देखिए, एक पहली बात, अगर आप ये समझ रहे हैं कि कोई चीज, कोई प्रोडक्ट मैं कहीं से कुछ लेता हूं, वो पूरा का प्रोडक्ट उसी ने ही बनाया होगा, तो आप मासूम हैं। मैं अच्छा शब्द यूज करूंगा, आप मासूम हैं, ठीक है जी। ये वाली बात आपको समझ में आ रही है। अच्छा, ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट करी है, दिस इज रिटन अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1। जैसे बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, ऐसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, मेनली इशूड बाय सीएमए इंस्टीट्यूट। और ये सीएमए वाले बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज अ नॉलेज तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन सीएमए वाले बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 में क्या होते हैं स्टैंडर्ड्स, कुछ रूल्स रेगुलेशंस कि कैसे होता है, क्या होती है कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड नंबर 1 बताता है कि कॉस्ट कितने टाइप की है, और भी बहुत टाइप की है, अभी सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस किया। कॉस्ट क्या है, खर्चा। अब मैं तुमसे पूछूं खर्चा कितने टाइप का होता है, ये शब्द ही अपने आप में कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो खर्चे बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है जी, जो आपको ड्यूरिंग द कोर्स आगे जाके बताता रहूंगा। तो यहां इस वाले पॉइंट से समझ में आया सर कि एवरीथिंग इज कॉस्ट, कॉस्ट बढ़ी तो प्राइस बढ़ी। आप मेरी बात समझ गए, आप ये वाली बात समझ गए कि आपके ऊपर बिजली पानी किराया भी डाला जा रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं गया स्टारबक्स कॉफी पीने, सही में नहीं गया, बड़ी महंगी होती है भाई, वैसे एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो मेरी कॉफी बनाने की जो कॉस्ट है, जैसे डायरेक्ट कॉस्ट बोलेंगे, जिसमें दूध, चीनी, कॉफी बीन्स, कॉफी बनाने वाले बंदे के पैसे, लेट से 60 रुपए एक कप, ये भी शायद मुझे लग रहा है ज्यादा बोल रहा हूं, 60 रुपए एक कप, ठीक है। क्या वो 60 रुपए का देते हैं? नो, वो अपनी इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी बिजली पानी किराए के नाम का उनके अपने प्रिंसिपल होगा। हर बिजनेस आपसे इनडायरेक्ट कॉस्ट लेता है, ये बात आपको कनेक्ट हो गई होगी, लेकिन कैसे लेता है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है जी। कैसे लेता है ये बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही। इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए लेट्स से उसका प्रिंसिपल है 200% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। जितने की एक पर्टिकुलर आइटम की डायरेक्ट कॉस्ट है उसका 200% ऐड किया जाता है। 60 का 200% हो गया बेटा, कैलकुलेटर उठाओ यार, देखो मेहनत करनी पड़ेगी यार, मैंने पहले बताया जिंदगी में कुछ पाना है मेहनत करनी पड़ेगी। 60 का 200% बेटा 120, टोटल कॉस्ट 180। क्या वो इसे 180 का बेचता है? नहीं भाई, कॉस्ट के बाद आती है प्रॉफिट। सिंपल रखते हैं, प्रॉफिट का उसका हिसाब है 100% का से कर दिया, 50% ऑफ टोटल कॉस्ट। जितने की कॉस्ट है उसका 50% मुनाफा, 180 का 50% हो गया बेटा 90। तो सेलिंग प्राइस मेन्यू कार्ड में क्या लिखा होगा? 270 रुपीज ओनली। एक कप कॉफी कितने की है? 270 रुपए की। आप बात समझे, जो चीज रियल में शायद 60 की थी वो 270 की दे रहा है। तो मेजर बर्डन देखा जाए ना आज की तारीख में इनडायरेक्ट कॉस्ट का भी है। यही चीज आप एक नॉर्मल टपरी वाले की चाय पी लेंगे, नुक्कड़ पे कॉफी पी लेंगे, उसके इतने इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, उसके ऊपरी खर्चे नहीं है, उसका किराया नहीं है, उसकी ज्यादा ये तामझाम नहीं है, इसलिए उसकी चीजें सस्ती है, ठीक है, और स्वादिष्ट भी है।
ये मेरा जनरली एक्सपीरियंस है, होपफुली आपका भी होगा। यहां तक कि आपको सारी बातें समझ में आई? हाँ जी बेटा, यहां तक की बातें जो है वो आप लोगों को क्लियर है? इसके बाद थोड़ा सा मैं कॉस्ट में आगे बढ़ता हूं, मैं अपनी पीपीटी पे वापस जाऊंगा। एक चीज जो मैं आपको यहां पर और बता दूं, ठीक है, वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्टिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्टिंग और पीपीटी तो क्विक रिवीजन के लिए इलैबोरेट हम करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, हेडिंग डालें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्टिंग। ये तो यार देखो, क्योंकि मैं अपने बच्चों को पूरी तरीके से तैयार करने में बिलीव करता हूं, ये बात मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, उसके ऑब्जेक्टिव जरूर जानो। मैंने पूरा बार आपको कहानी सुनाई है, पहले ये करते थे अब ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं बता रहा हूं। आप तभी उस सब्जेक्ट को आगे चलेंगे ना, तो इंटरेस्ट के साथ चलेंगे, नहीं तो वो इंटरेस्ट फैक्टर मिसिंग हो जाएगा। सुनिए, सबसे पहला पॉइंट तो बेटा मेरा यही है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। आप जो भी काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या तो प्रोडक्ट का काम कर रहे हैं या सर्विस का काम कर रहे हैं, आप उसकी कॉस्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, अगली बात, कॉस्ट क्यों निकाल रहे हो? क्यों निकाल रहे हो भैया अपने काम की कॉस्ट? अपने काम की कॉस्ट निकाल रहे हो ताकि उसका सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सको। फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। यहां पर बेटा एक शब्द मैं और लिखूंगा सेलिंग प्राइस के साथ साथ, रेवेन्यू टू बी चार्ज्ड फ्रॉम द कस्टमर। रेवेन्यू टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। एक्चुअली मैंने पूरा इलेबोरेटली लिखा है। सेलिंग प्राइस जो वर्ड है बेटा वो मेनली प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज में चलता है, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट इतने का है। सर्विस इंडस्ट्री में वर्ड प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस नहीं चलता। जैसे फॉर एग्जांपल आप हमारे विद्यास्थल में आकर आपसे पूछें कॉस्टिंग का सेलिंग प्राइस कितना है, भाई कुछ बेच थोड़ी रहे हैं। आप किसी पिक्चर हॉल में जाए और पूछे कबीर सिंह का सेलिंग प्राइस कितना है, कुछ बेच थोड़ी रहे। हर इंडस्ट्री का अपना एक वर्ड होता है। जैसे हमारी एजुकेशन में या हमारे जो हम प्रैक्टिस करते हैं, द वर्ड इज फीस। तो अल्टीमेटली मैं अपने काम की कॉस्ट इसलिए निकाल रहा हूं ताकि मैं डिसाइड कर सकूं कि इस चीज को बेचना कितने में है। क्या मेरी ये वाली बात क्लियर हुई बेटा? चलिए, देन बहुत समय से बच्चे बोल रहे हैं, बच्चों के ये मेरे को जवाब मिलते हैं, सर प्रॉफिट निकालने के लिए। ठीक है, ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है। मैं बस इसको थोड़ी सी कम प्रायोरिटी देता हूं इस बात को, क्योंकि मुझे लगता है कॉस्ट पता लग जाए, सेलिंग प्राइस पता लग जाए तो प्रॉफिट तो बैलेंसिंग फिगर पता लग ही जाएगा। ठीक है ना। एक बात मैं अभी से कह रहा हूं, जो मेरी बेटा बातें पूरे सब्जेक्ट के लिए है। अगर कोई क्वेश्चन आपको रेवेन्यू बता दे और कॉस्ट तो आप निकाल ही रहे हैं, तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज प्रॉफिट ना। कोई क्वेश्चन रेवेन्यू बता दे तो उस क्वेश्चन में सही बताऊं तो उसकी रिक्वायरमेंट को छोड़ो, प्रॉफिट निकालना बनता है। चलिए, इसके बाद बेटा और कोई ऑब्जेक्टिव कॉस्टिंग का, एक बात आपके हिंट के तौर पे बोलूंगा, और कोई ऑब्जेक्टिव कॉस्ट को बकायदा एक लिस्ट में लिखने का, इस लिस्ट को कॉस्ट शीट कहते हैं, जो मैं अगली बार कराने वाला हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। कोई और ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग में आ रहा है? सर जब तक हम नहीं लिखते अपने खर्चों को, तब तक आपको यह भी नहीं पता लगेगा कि कौन सा खर्चा काम का और कौन सा बेकार, कौन सा खर्चा काम का और कौन सा बेकार। मैं आपको बता दूं, अल्टीमेटली मैं बात कर रहा हूं अपने खर्चे बचाने की। हाँ सर, खर्चे बचाने की बात कह रहे हो, कितने कंजूस आदमी हो आप। ये सर हम हिंदुस्तानी जज कर लेते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। मुझे तो यार ये बताओ, कौन सा इंसान खर्चा नहीं बचाता? हर कोई बचा रहा है। ठीक है जी। हम अच्छा, थोड़ी ये बात बुरी बात है, हम ज्यादा खर्चा गरीबों से बचा रहे हैं। रिक्शे वाले के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे भाई साहब यहां छोड़ दो, यहां आगे 25 लगते हैं। कॉन्फिडेंस इतना होता है, अरे भाई साहब कल ही तो आया था, 25 नहीं 15 लगते हैं। हमें एज अ कस्टमर खर्चा बचाने में अलग ही किक मिल रही है, हम अलग ही खुश हो रहे हैं। ठीक है जी। लेकिन मेरा एक सिंपल सा पॉइंट है, सर ज्यादा गरीबों से, कम से कम रोड साइड बैठे लोगों से बहुत ज्यादा मत बचाया करो। वो थोड़ा सा कमा भी लेगा, थोड़ा सा घर परिवार अच्छा चल जाएगा, तो इसमें क्या ही बुराई है।
ठीक है। अब हमारा एक नेचर पकड़ो ना, हम गरीबों से ज़्यादा बचा रहे हैं, बल्कि अमीर जो मॉल्स में जा रहे हैं, बड़े बड़े शोरूम में जा रहे हैं, वहाँ पे MRP लिखा है, वहाँ QR कोड बना हुआ है, हम वहाँ पर 1 रुपये का नेगोशिएट नहीं कर रहे, बल्कि वहाँ नेगोशिएट करने में हमें शर्म आ रही है कि भाई मैं नेगोशिएट करूँगा तो जो मेरी लाइन में पीछे वाला खड़ा है वो क्या सोचेगा। ठीक है जी, थोड़ा साइकोलॉजी में पकड़ लेता हूँ जल्दी से, ये हो रहा है हमारे साथ में। अब तो घूम फिर के खर्चा बचाना, ठीक है जी। सही बताऊं, फिजूल खर्ची बचानी चाहिए, फिजूल खर्ची बचानी चाहिए सर। हार्ड अर्न्ड पैसा है, मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी जिंदगी की जरूरत है पूरी मत करो, लेकिन फिजूल खर्ची, फालतू का ओवर, वो बचाना चाहिए। अच्छा, पॉइंट यहां पर देखो क्या है मेरा, जैसे कि मैं आपको बड़ा देसी सा एग्जांपल दूं, बहुत ही देसी सा। देखो, जैसे हमारे घरों में जब शादी ब्याह का फंक्शन होता है, बड़े भाई की शादी हुई तो घर में एक लिस्ट बनी खर्चों की, ये खर्चा आया, वो खर्चा आया, बनती है भाई, सबके यहाँ बनती है, ठीक है। अच्छा, कई लोग कहते हैं सर हमारे यहाँ शगुन की भी लिस्ट बनती है, बनती होगी। कईयों की शादी में तो मैंने देखा है कि शगुन हाथ के हाथ लिखने के लिए कोई बंदा बैठा होता है शादी में, जो शगुन आया उन लोगों को मेरी सलाह है कि सर आप P&L भी बना लो कि शादी करने में आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है जी, शायद लॉस ही आएगा। हाँ, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो अब जब वो लिस्ट बनाई, खर्चों की लिस्ट बनाई, वो लिस्ट बनाई, रख दी गई। आपको पता है वो लिस्ट अगली बार कब निकलती है? बहुत ही देसी बात बोल रहा हूं, वो लिस्ट अगली बार निकलती है जब अगले लड़के की शादी होती है, छोटे भाई की। वो लिस्ट निकाली, लिस्ट को देख के पता लगा यार ये एक आलू टिक्की का काउंटर हमने लगाया था, बड़ा खर्चा हुआ था इसमें, लेकिन लोगों ने टिक्की नहीं खाई। अब या तो स्वाद में खराबी थी या आजकल के लोग टिक्की खाते ही नहीं। ठीक है, तो निष्कर्ष ये निकला, कंक्लूजन ये निकला कि बेटा ये जो टिक्की में हमने कॉस्ट इन्वॉल्व करी, दिस वाज यूजलेस, दिस वाज नॉन वैल्यू एडिंग। बात समझिए, एक होती है वैल्यू एडिंग एक्टिविटी जिसने हमारे काम में इजाफा किया हो, एक होती है नॉन वैल्यू एडिंग, एक होती है प्राइमरी एक्टिविटी जो मेरे शादी के लिए जरूरी थी, एक होती है सेकेंडरी एक्टिविटी गैर जरूरी। तो पता लगा ये टिक्की काउंटर में खर्चा तो हुआ लेकिन लोग आए नहीं, इसने कोई हमारी शादी की शान नहीं बढ़ाई, तो अगले छोटे भाई की शादी में टिक्की काउंटर हटा दो। बेसिकली दो वर्ड्स लिख रहा हूं, कॉस्ट कंट्रोल करना और कॉस्ट रिडक्शन करना। दोनों के लिए कॉमन वर्ड बेटा कॉस्ट कटिंग। क्या बेटा? कॉस्ट कटिंग। कॉस्ट कटिंग तो समझ रहे हो ना, कॉस्ट को काटना। मैंने ये अपनी बुक में, अपने अभी पीपीटी के फ्रंट पेज में कॉस्ट पे कैची चला रखी थी, मैं कॉस्ट कम कर रहा हूं। कौन कम नहीं कर रहा कॉस्ट को? कॉस्ट कैसे कम होती है बेटा? रिमूवल ऑफ वेस्टेजेस। अब जैसे मेरे भी एग्जांपल में टिक्की काउंटर वेस्टेज था, कोई आया ही नहीं खास, लोगों के अंदर उसका कोई एक्साइटमेंट नहीं थी टिक्की खाने की। रिमूवल ऑफ वेस्टेजेस, ठीक है जी। और भी बहुत सारे जो है पॉइंट है। खर्चा बचाओ। सर मैं एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं, अगर खर्चा बचाने के ऊपर, क्योंकि हमारे देश में जज बहुत करते हैं खर्चा बचाने के ऊपर, मैं अगर लाइट बंद कर रहा हूं तो कोई ये नहीं सोच रहा कि यार इलेक्ट्रिसिटी एक नेचुरल रिसोर्स है, बचपन में पढ़ा था स्केयर्स रिसोर्स है, उसे बचाना चाहिए। लोग ये जज कर रहे हैं बिजली का बिल बचा रहा। अबे भाई ठीक है, ओवरऑल बिजली भी तो बचाओ, ठीक है ना। अभी बहुत बड़ी जिंदगी है, हमने भी जीना है, हमारे बच्चों ने भी जीना है। अब सिंपल सी बात, कॉस्ट कटिंग कैसे करते हैं सर? इसके लिए देखिए, पहली बात तो सब लोग करते होंगे यार। मैं एक एग्जांपल देता हूं, रतन टाटा साहब ने जब ये बोला कि मैं नैनो मान लीजिए 1,75,000 की बेचूंगा, दैट वाज एक रिवोल्यूशन पीरियड आ गया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। जनता भी सोच रही है इतनी सस्ती गाड़ी कैसे, और बाकी कॉम्पिटिटर्स भी सोच रहे हैं इतनी सस्ती गाड़ी कैसे। तो उन्होंने बहुत सारी कॉस्ट बचाने की टेक्निक्स नहीं लगाई होंगी दिमाग में, अपने सीए, सीएमए, इंजीनियर, एमबीए को बिठा के मीटिंग करी होगी कि कैसे हम एक अच्छी गाड़ी सस्ते में बना सकते हैं। अब बात समझ, तो कॉस्ट कटिंग के बारे में हर कोई सोच रहा है। इसके बारे में देखिए, ये बहुत बड़ा पॉइंट होने वाला है। मैं यहां पर एक और बात कहने वाला हूं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सर बिजनेसमैन का प्रॉफिट बढ़ाने का पास दो तरीके हैं, एक या तो सेलिंग प्राइस बढ़ा ले या कॉस्ट कम कर ले। सेलिंग प्राइस बढ़ाना आसान चीज है क्या? सर हम परफेक्ट कंपटीशन में जी रहे हैं, मैं आपको पूरा माहौल दे रहा हूं, वेदर इट इज इकोनॉमिक्स, वेदर इट इज अकाउंट्स, वेदर इट इज टैक्स, सारी बातें सुनो।
सेलिंग प्राइस बढ़ाना आसान नहीं है, क्योंकि हम परफेक्ट कंपटीशन में जी रहे हैं। क्या रह गया बिजनेसमैन के हाथ में? भाई कॉस्ट कम कर ले। मेरी बात समझ में आ रही है? लॉजिकल क्लियर हो रहा है? इसके लिए बेटा देखिए, एक बात बड़ी अच्छी बीच में आई रतन टाटा साहब वाले एग्जांपल में। क्या बोला? अच्छी गाड़ी सस्ते में बन जाए। कॉस्ट बचाते बचाते हमेशा याद रखना, क्वालिटी कुर्बान ना हो जाए, विदाउट डेटेरियोरेटिंग द क्वालिटी। काम की क्वालिटी खराब हो जाती है कॉस्ट बचाते बचाते। सर काम का नाम, गुडविल आपकी क्वालिटी से बनती है और किसी चीज से नहीं बनती, सीधी सी बात है। यहां पर मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं थैंक यू बोलूंगा विद्यास्थल को। यार मैंने कभी बच्चों के हित में कोई चीज, कोई इंप्रूवमेंट का फैसला है, कोई फिक्स एसेट लगाना है, कोई खर्चा करना है, मैंने कोई कंजूसी नहीं देखी कभी भी। जिस चीज से टीचर की, स्टूडेंट की क्वालिटी इनहेंस होती है, उसमें हम कॉस्ट कटिंग कभी भी नहीं करते, कॉस्ट रिडक्शन कभी भी नहीं करते। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं बेटा करने वाली। कॉस्ट कटिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो नोट्स आप बिल्कुल वैसे ही बनाओ जैसे मैं बना रहा हूं। कॉस्ट कटिंग करने के लिए आप एक वैल्यू चेन एनालिसिस करो। इट्स अ मैनेजमेंट टर्म, आने वाले टाइम में सुनोगे। वैल्यू चेन एनालिसिस वही कि क्या ये काम वैल्यू एडिंग है या नॉन वैल्यू एडिंग है। एक एग्जांपल अगेन दे रहा हूं। ठीक है, गाड़ी, नई नई गाड़ी हमारी बाजार में लॉन्च हुई है, तो गाड़ी के मालिक ने अपने मार्केटिंग मैनेजर को फोन किया, कह रहा भाई गाड़ी का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? कह रहा सर बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स है, बहुत डिमांड अच्छी है, गाड़ी बहुत बिकने वाली है हमारी। मैंने कहा कोई खास बात जो लोगों से पता लगी हो हमारी गाड़ी के बारे में? तो उनका कहना है सर लोगों का ये पॉइंट है कि हमारी गाड़ी बहुत बढ़िया है, लेकिन जो सीट कवर है वो ज्यादा ही ओवर लग रहा है, ओवर एक्सपेंसिव। जैसे होता ना, जैसे बाकी कपड़े मान लीजिए सोबर हो, एक अलग से चीज एक बहुत ही हाईलाइट कर रही हो, तो वो भी कई बार अजीब लगती है। तो लोगों का कहना है कि अगर ये सीट कवर नॉर्मल भी होता ना, तो भी ये गाड़ी इतनी अच्छी है कि ये बहुत चलनी थी। भाई गाड़ी में देखा जाए तो ज्यादातर लोग देखते होंगे उसकी माइलेज, उसकी इंजन कैपेसिटी, ठीक है, उसकी स्पीड, उसकी पिकअप। यार सीट कवर कौन देख रहा है बहुत ज्यादा? चलो देखने वाले तब भी देखते होंगे, लेकिन ये आई बात निकल कर कहीं ना कहीं। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि यार मैंने जो अभी अपने सीट कवर पे ओवर खर्चा कर रखा है, मैं अगर इसे नॉर्मल भी कर दूं ना, तो मेरी गाड़ी की क्वालिटी कम नहीं होती, मेरी गाड़ी की डिमांड कम नहीं होती। तो वी शुड डू दिस, वी शुड रिमूव द हाई रेंज सीट कवर एंड रिप्लेस इट विद द नॉर्मल वन। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये सब मेरे को कॉस्ट कटिंग के बारे में बात बताई। ठीक है बेटा, अभी दो शब्द आ रहे हैं, एक कॉस्ट कंट्रोल, वर्ड आ गया, वर्ड को पकड़े, कंट्रोल। कंट्रोल क्या होता है बेटा? रोकना, नियंत्रण। जैसे पिक्चर आई थी वेलकम, उसमें नाना पाटेकर सर बार बार बोल रहे हैं कंट्रोल कंट्रोल उदय कंट्रोल। क्या कंट्रोल कर रहे हैं वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है जी, गुस्सा भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है आज की तारीख में, भाई बढ़ता ही जा रहा है। कॉस्ट कंट्रोल, रिस्ट्रिक्टिंग द कॉस्ट अप टू अ पर्टिकुलर लेवल। एक लेवल क्या होता है बेटा? स्टेज, पर्टिकुलर लेवल। एक स्टेज पर आके अपनी कॉस्ट को रोकने की कोशिश करना है। सर समझ में नहीं आया, ये स्टेज कैसे डिसाइड होती है? मैं बहुत एलैबोरेट कर रहा हूं। एक तरीका टारगेट कॉस्टिंग, जो सही बताऊं तो फाइनल लेवल पे जब आप जाएंगे तो टॉपिक का नाम भी है टारगेट कॉस्टिंग। अगेन सिंपल सा एग्जांपल, रतन टाटा साहब इज बैक। एक गाड़ी 1,75,000 की बेच रहे हैं और चाहते हैं कि एक गाड़ी पे 25,000 का प्रॉफिट हो जाए। 1,75,000 की गाड़ी बेच रहे हैं, 25,000 का प्रॉफिट हो जाए। इनको अपनी गाड़ी मैक्स टू मैक्स कितने तक में तैयार करनी पड़ेगी? जवाब दो भाई। 175 में बेच रहे हैं, 25,000 का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, एक गाड़ी कितने में तैयार करें? यार 1.5 लाख की। तो एक लेवल डिसाइड हो गया। अब इन्होंने, रतन टाटा साहब ने एक मीटिंग बुलाई होगी, सब लोगों को बोला होगा अच्छी गाड़ी मैक्स टू मैक्स कितने में बनानी है बेटा? 1.5 लाख से ऊपर कॉस्ट नहीं जानी चाहिए। अगर ये चली गई तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। भाई सेलिंग प्राइस बढ़ाना आसान नहीं है ना। उन्होंने तो मीडिया के सामने बात बोल दी 1,75,000 में गाड़ी दूंगा, अब वो बात पे पलटी मार देंगे तो काम खराब, काम खराब। एक शब्द मेरे पास और है बेटा,
लेवल कैसे डिसाइड होते हैं इस चीज को समझाने के लिए। नाउ द वर्ड आई एम गिविंग इज बेसिकली बेंचमार्किंग। अगेन एक मैनेजमेंट का शब्द है। मैं कोशिश करता हूं अपने बच्चों को जितना हो सके उतनी थोड़ी सी जानकारी दे दूं। बेंचमार्किंग होता है कंपीटिंग योरसेल्फ विद द बेस्ट कॉम्पिटिटर ऑफ द इंडस्ट्री। अब लेट्स से रीबॉक इंडस्ट्री है, जूते बनाने वाली इंडस्ट्री है, ठीक है, फुटवेयर इंडस्ट्री है सॉरी, तो नंबर 1 रीबॉक है। नंबर कोई भी ले लें, उसमें बहुत सारे लोग आ गए, रीबॉक, पूमा, स्पार्क्स, नाइक। तो रीबॉक इज नंबर 1, स्पार्क्स इज नंबर 5। क्या स्पार्क्स अपने आप को रीबॉक से कंपेयर करता होगा? करना चाहिए। हमें कई बार कुछ हमसे अच्छे लोगों से कंपेयर करना चाहिए, ठीक है, ताकि हम भी तो ग्रो हो सके। अगर आप वैसे ही रहेंगे, जैसे कई कहावतें कहती है कि वी शुड नॉट कंपेयर आवरसेल्व्स विद अदर्स। ये बात नेचर को कंपेयर करने के लिए बोली जाती है कि ज्यादा हमेशा इंफीरियर मत फील करते रहो, ये मत कंपेयर करो उसके पास ज्यादा दौलत है मेरे पास कम है। क्योंकि बचपन से हमारे माँ बाप ने कई बार हमें ज्यादा ही गंदी तरीके से कंपेयर किया। देख उसके इतने अच्छे नंबर आते हैं, तेरे बेकार आते हैं। मेरे मन में भी आया, उसी को ले लो गोद, मेरे को छोड़ दो, ठीक है। लेकिन कुछ पॉजिटिव कई बार दूसरे से कंपेयर करके अगर आप ले सके तो वो आपकी लाइफ को भी इंप्रूव कर सकता है। तो स्पार्क्स अपने आप को रीबॉक से कंपेयर कर रहा है। रीबॉक एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ शूज 500 में बनाता है, वही शूज, वही डिजाइन, वही सब कुछ स्पार्क्स 800 में बना रहा है। जाहिर सी बात है, ज्यादा किसका बिक रहा है? रीबॉक का। वो 500 में बना रहा है, सस्ता है ना उसका, तभी तो वो नंबर 1 है। तो नाउ स्पार्क्स हैव आल्सो टेकन दैट लेवल, और उसने मीटिंग बुलाई कि भाई जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, अब हम भी ये जूता 500 से ऊपर नहीं जाने देंगे, ठीक है ना। तो एक तरीके से बेंचमार्किंग का मतलब मैंने लिख रहा हूं बेटा सेटिंग टारगेट बाय कंपैरिजन, बाय कंपैरिजन। ऐसे टारगेट, तो टारगेट से ऊपर अपनी टारगेट तक अपनी कॉस्ट को रोकना, कॉस्ट कंट्रोल। देयर इज अगेन अ वर्ड दैट इज कॉस्ट रिडक्शन। ये सब बेटा मेरे पॉइंट नंबर 4 में ही आ रहा है, ठीक है जी। देख लो अब कितना इलाबोरेट कर रहा हूं, क्योंकि सब पूरा थ्योरेटिकल, ऑब्वियसली कॉस्टिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन बिना थ्योरेटिकल जानकारी अपने दिमाग में भरे तुम प्रैक्टिकल आगे बढ़ोगे, वो बड़ा बेकार जाएगा काम। कॉस्ट रिडक्शन बेटा, इट एम्स एट परमानेंट एंड रियल रिडक्शन इन कॉस्ट बियॉन्ड द लेवल ऑल्सो। अपनी कॉस्ट को देखो, वर्ड देखो यहां पे मैं वर्ड को हाईलाइट करूंगा, परमानेंट वर्ड। अपनी कॉस्ट को हमेशा बचाने की कोशिश करना लेवल के बाद भी। अब स्पार्क्स ने 500 रुपए में जूता बनाना शुरू कर दिया, क्या उसके बाद वो कॉस्ट बचाने की कोशिशें बंद कर देगा? नहीं सर, जिंदगी में इंसान को कोशिश कभी बंद नहीं करनी चाहिए। बिजनेसमैन की कोशिश तो ये होगी कि वो अच्छा प्रोडक्ट 0 में बना ले और 100 में बेच दे। ऑब्वियसली मैं फालतू की बात कर रहा हूं, ऐसा हो नहीं सकता कि 0 में बना ले, लेकिन कोशिश तो करता रहे, हमेशा कोशिश करते रहना। ज्यादा बड़ा शब्द बेटा क्या हुआ? कॉस्ट कंट्रोल या रिडक्शन? रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल कह रहा है यहां तक कॉस्ट बचा, रिडक्शन कह रहा है बचाता रहे। समझ रहे हैं? सो मैं यहां पे ये भी लिखूंगा, कॉस्ट रिडक्शन इज वाइडर टर्म देन कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट रिडक्शन ज्यादा बड़ा शब्द है, मेरी बात समझे। इसके बाद बेटा क्या कहते हैं, एक छोटी सी बात मैं यहां पर और कह रहा हूं, कॉस्ट कंट्रोल एक प्रिवेंटिव एक्शन है। प्रिवेंटिव क्या होता है बेटा? सुना होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले से ही हमने एक लेवल सेट कर लिया, इतने से ऊपर कॉस्ट नहीं जानी चाहिए, पहले से बोल दिया। और कहीं ना कहीं कॉस्ट रिडक्शन जो है बेटा वो करेक्टिव एक्शन है, वो एक टाइप का सुधार है, वो एक टाइप का सुधार है। ये पूरा कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट कंट्रोल, इसके बारे में पूरा जो मेरी चर्चा थी वो समझ में आई आप लोगों को, बहुत इलेबोरेटेड चर्चा करी है हमने। लास्ट में बेटा एक 5th पॉइंट और दे रहा हूं, एंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट, विच इज द मोस्ट, ये स्टार मार्क करूंगा मैं इसको,
ठीक है, ज्यादातर अभी तक बार बार सुनने में ये लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था सेलिंग प्राइस निकालना, लेकिन अब है असिस्टिंग द मैनेजमेंट फॉर करेक्ट एंड टाइमली डिसीजन मेकिंग। असिस्टिंग क्या होता है बेटा? मदद करना। हम अपनी मैनेजमेंट की मदद कर रहे हैं ताकि वो सही और समय से फैसले कर सके। मैनेजमेंट, टॉप लेवल की मैनेजमेंट जो होती है, सीईओ, चेयरमैन, ये क्या ऐसी हवा में फैसले करते हैं क्या? इनको हम वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। बेसिकली इसी शब्द को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सीए के कॉस्टिंग के साथ में नाम ही है, कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सीएमए का सेपरेट सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो हम कवर करने वाले हैं। दिस इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। टू डू अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहां पे मैं एक बात और बता दूं, क्योंकि एमसीक्यू आता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द एक्सटेंशन ऑब्लिक कॉम्बो ऑफ ऑल अकाउंटिंग। जितनी भी अकाउंटिंग दुनिया में होती है, पॉपुलर तो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, ये उनका कॉम्बो है। मैं समझा सकता हूं हर बात। मैनेजमेंट को फैसला लेना है कि डिविडेंड कितना दें, तो दे नीड एन इंफॉर्मेशन कि इस साल के प्रॉफिट्स कितने हैं, एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स कितने पड़े हैं, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पास जाएंगे। उनको फैसला लेना है कि इस काम में खर्चा कितना होता है, लेबर कितनी लगती है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के पास जाएंगे। आप बात समझे सर? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू में आएगा, ये टिक मार देना। दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्टिंग। मेरी पीपीटी में आप देख लीजिए, ये सब लिखे हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। बेटा मुझे पता है शायद पहली क्लास है, बहुत बच्चे थक भी रहे होंगे। देखिए हिम्मत का लेवल भी, फिजिकल कैपेसिटी, देखिए अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस आई प्रिटी नो कि कैसे स्टेज बढ़ाई जाती है, कैसे कि इंसान को बनाया जाता है। ठीक है, मुझे पता है शुरुआत में कैपेसिटी कम होती है बेटा, कई बच्चे हो सकता है अभी अभी फाउंडेशन से निकले हो। ठीक है, अच्छा लेकिन बढ़ानी तो पड़ेगी। जिंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी हमें अपनी फिजिकल कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है जी, आलसी होना बंद होना पड़ेगा। आज की तारीख में आलसी जो आलस है ना, वो बहुत ज्यादा बीच में आ रहा है हमारे कोई भी चीज को अचीव करने से, वो दूर करना पड़ेगा। और कराऊंगा भाई, ठीक है, ढीठ मैं भी हूं, पुश मोड पे कराऊंगा। देखते हैं अब कौन बच्चे मेरे साथ चलेंगे, कौन रह जाएंगे। ठीक है जी, हमने भी देखा है भाई, पहली क्लास में कई बार लाइव व्यूअर्स भी कई बार बहुत ज्यादा होते हैं, धीरे धीरे छटते चले जाते हैं। ठीक है, अब उसकी दो वजह, एक या तो वो बच्चे जिनको मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, या वो बच्चे जो शायद मेरे साथ इतनी मेहनत करने को तैयार नहीं है। और सर मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये जो कहावत एक बन गई जो बिल्कुल सही बनी, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। ठीक है जी, लोगों ने एक अपने ही शब्द बना लिए, हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता, स्मार्ट वर्क से होता। तो कौन से स्मार्ट वर्क कर लेगा भाई, बिना पढ़े कहां से उसको समझ लेगा? 20 दिन में कोई मुगली घुट्टी बन गई क्या? जो ये पीली कॉस्टिंग आ गई समझ में, टैक्स आ गई समझ में। जो मेहनत जो चीज मांगती है वो तो करनी ही पड़ेगी, सीधी सी बात है। लास्ट में बेटा आपको ओवरऑल क्लियर करने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं। लेट्स गेट प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल एग्जांपल, यहां पर पीपीटी आपके सामने। लेट्स बी प्रैक्टिकल एग्जांपल। अच्छा, एग्जांपल जो मैं दे रहा हूं वो आपको दिख रहा होगा सामने, चित्रण एक सिनेमा हॉल का है। ठीक है जी, आपने आखिरी पिक्चर कौन सी देखी? बहुत सारी पिक्चरें आजकल आ रही हैं, है ना। और आजकल तो सही बताओ तो पिक्चर देखने जा ही कम रहे हैं लोग, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इतना चीज आने लग गई है। लेकिन फिलहाल इतने मजे ना लें, फिलहाल आप ग्राहक नहीं, आप पिक्चर देखने नहीं जा रहे, आप सिनेमा हॉल के मालिक हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को ये सुन के? आप सिनेमा हॉल के मालिक हैं, आप उसके मैनेजर हैं, आपको मुझे निकाल के देना है टिकट का प्राइस। A businessman wants to calculate the selling price or the revenue to be charged from the customer. तो बेटा मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक सिनेमा हॉल की। कई बीच में आज सारी बातें प्रैक्टिकल हुई है, तुम सोचोगे प्रैक्टिकल हमने कोई कैलकुलेशन नहीं करी, वो भी करा देते हैं, बाकी सारी बातें प्रैक्टिकल हुई है। बेटा किसी भी इंडस्ट्री की कॉस्टिंग करोगे, स्टेप नंबर 1
कैलकुलेट एंड आइडेंटिफाई द कॉस्ट यूनिट ऑफ द इंडस्ट्री। उस इंडस्ट्री की कॉस्ट यूनिट का पता लगाओ। है सर कॉस्ट यूनिट ये क्या है? कॉस्ट यूनिट का मतलब बेटा, मैं अपनी सिंपल भाषा में, यार मैं वो चतुर रामलिंगम नहीं हूं, मैं डेफिनेशन वाला बंदा नहीं हूं, मुझे पता है कि प्रोफेशनल जिंदगी समझने से बनेगी। लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ विच अ कॉस्ट ऑब्लिक प्राइस इज एक्सप्रेस्ड। लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ विच अ कॉस्ट ऑब्लिक प्राइस इज एक्सप्रेस्ड। जिस भाषा में एक बिजनेसमैन अपनी कॉस्ट या प्राइस को बताता है। मेरे पास एग्जांपल है, मैं घर से बाहर निकला, मुझे आवाज आ रही है 50 रुपए 50 रुपए 50 रुपए, तो मैं भाई सीधी सी बात आ रही है 50 रुपए क्या, कुछ तो बोल। ठीक है, सिंपल सी बात। अगर सामने वाला चीनी बेच रहा है, माइट भी पर किलो बेच रहा होगा, कुछ पीने वाली चीज बेच रहा है पर लीटर बेच रहा होगा, केले बेच रहा है पर डजन बेच रहा होगा। ज्यादा सॉलिड आइटम्स ज्यादा मात्रा में हो जाए तो आपने यूनिट सुनी होंगी, क्विंटल पर टन भी होती है। ठीक है ना, क्विंटल बेटा होता है 100 किलो, टन होता है 1000 किलो। किसी को लिखना हो तो ये बात भी लिख ले। अच्छा, अब समझ में आ गया भाई, चीज की भाषा भी तो होती होगी। ठीक है, अच्छा ये जैसे मैंने बोला, इट्स स्टेप 1 ऑफ कॉस्टिंग। बिजनेसमैन को ये पता लगाना और कस्टमर को डिस्क्लोज करना बड़ा जरूरी है। मैं इस बात के ऊपर भी थोड़ा सा हाईलाइट करूं। भाई बचपन में जैसे होम ट्यूशंस वगैरह का काफी चलन होता है, पर आवर ट्यूशंस का। तो मैं गया एक सर के पास, मैंने कहा सर ये फीस कितनी है? सर कह रहे 1000 रुपये। मैं सुनकर आ गया। ठीक है, पूरी बात सुनी नहीं, लिसनिंग स्किल्स भी हमारे खराब ही हैं, और जाके अपनी मम्मी को बता दिया, मम्मी 1000 रुपये। मम्मी ने अगले दिन 1000 रुपये दे दिए। मैंने सर को बोला सर इस महीने की फीस। सर ने बोला बेटा पूरा सुन तो लेता, मैंने पर आवर बोला था। तो बिजनेसमैन को अपनी कॉस्ट का यूनिट, जिस भाषा में वो पैसे लेने वाला है, जिस तरीके से, उसे अच्छे से कस्टमर को डिस्क्लोज कर देना चाहिए। आप ये बात समझ गए नहीं समझ गए? चलिए, ऐसे ही अब आप समझ गए हो तो सिनेमा हॉल के पैसे किस तरीके से होते हैं ये मुझे बताइए। बहुत बच्चों का कहना होता है सर पर टिकट। जवाब सही है, कई बुक्स में है भी, लेकिन मुझे लगता है टिकट इज जस्ट अ वर्ड। जैसे हमारी इंडस्ट्री में वर्ड है फीस, ऐसी उस इंडस्ट्री में सेलिंग प्राइस, भाई वही वर्ड तो गलत लगेगा ना। टिकट इज द वर्ड। लेकिन एग्जैक्टली पैसे किस चीज के हैं? मतलब क्या मैं इसमें पर केजी पर लीटर लिखूं? नो। अब बच्चों के जवाब आते हैं सर पर सीट। ठीक है, फिर बच्चा आता है पर पर्सन। दोनों एक ही बात हो गई, एक सीट पे एक ही बंदा बैठता है। ठीक है बेटा, अब बच्चे ने बोला पर सीट। मैं प्रॉपर प्रैक्टिकल आपके सामने रखूंगा। सामने वाले ने मुझे बोला 600 रुपए पर सीट। मैं उसे क्या बोल रहा हूं, अच्छा 600 रुपए दे दूं, ये पूरी सीट मेरी हमेशा के लिए, सारे शोज देखूं, ठीक है, हफ्ता भर में इस पे पिक्चर देख सकता हूं? कह रहा नहीं भाई साहब कैसी कैसी बातें कर रहे हो। अब वो कह रहा है पर शो। आपके दिमाग में वर्ड आएगा शो। बेसिकली इट्स अ, जो पिक्चर दिखाई जा रही है उसकी एक पर्टिकुलर स्क्रीनिंग, एक स्क्रीनिंग। उसने कहा 600 रुपए पर शो। मैंने कहा अच्छा, मैं 600 रुपए दे दूं, ये पूरा शो मेरा, मैं यहां से देखूं, मैं वहां से देखूं, यहां से मुझे कैरा अडवाणी अच्छी नहीं लग रही, एंगल नहीं बैठा ठीक सा, मैं इधर आ जाऊं। कह रहा नहीं भाई साहब कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, क्या खा लिया था आज? अब वो मुझे उसको पूरा बोलना चाहिए। मुझे 600 रुपए पर सीट पर शो, ये 600 रुपए एक सीट के एक शो के है। क्या ऐसा ही होता है? सिनेमा हॉल की कॉस्ट यूनिट क्या हुई बेटा? पर सीट पर शो। सिनेमा हॉल, कोई स्टैंड अप कॉमेडी शो, कोई सिंगर का शो, सब में यही होता है। एक सीट के एक शो की है ये। एक ही सीट पे बैठोगे, सीट भी नहीं बदल सकते, और एक शो में, ये नहीं कि उस टिकट में तुम मल्टीपल शोज देखोगे, ये भी नहीं हो सकता। ये क्लियर है बेटा? बहुत किस्म के जवाब मिले हैं सर पर सीट पर पर्सन साथ में लगा देते बच्चे। मैंने कहा दिस इज लाइक एक सीट पे 4 बंदे बैठते हैं और एक सीट पे एक बंदे का इतना, ये कैसी कैसी बातें हो रही हैं। सामने की सीट पे कौन सा एक सीट पे 2 बंदे बैठ रहे हैं, पीछे का कुछ नहीं पता। चलो आप बात समझ गए? पर सीट पर शो लगाएं, पर पर्सन पर शो लगाएं, पर सीट पर पर्सन ना लगाएं। बच्चे जवाब दे रहे हैं बेटा। ये
अच्छा, एक जवाब तो मुझे मिल चुका है, पर सीट पर आवर। मैंने कहा है कौन सी पिक्चर तूने घंटों के हिसाब से देख ली? ऐसे तो जोधा अकबर लगान 3 घंटे से ऊपर की दी, 1 घंटे पिक्चर चली, बंद हो गई। हॉल वाले ने क्या बोला, बाहर जाओ टिकट लेकर आओ, फिर आगे की बढ़ेगी। ऐसा कहां हो रहा भाई? ठीक है ना। ऐसा अगर आपको समझ में आया है, मुझे होटल जहां हम रहने जाते हैं उसकी कॉस्ट यूनिट बताओगे? अगर सिर्फ पर रूम बोला सामने वाले ने तो मैं बोलूंगा अच्छा ये रूम मेरा, जितने मर्जी दिनों के लिए। अगर सिर्फ पर डे बोला तो मैं बोलूंगा अच्छा एक दिन में दे दूं पैसे, सारे होटल के सारे कमरे मेरे, सुबह का नाश्ता यहां करूंगा, दिन का खाना यहां करूंगा। ऐसे है क्या? नहीं भाई साहब, पर रूम पर डे, पर रूम पर नाइट भी चलेगा। सही बताओ तो चेक इन ही आज की तारीख में 2 बजे दिन में होता है, तो पैसे तो सही बताओ तो दिन पीरियड के है भी नहीं, शाम वाले पीरियड के है कहीं ना कहीं। ठीक है, यहां पर कई बच्चों के जवाब आते हैं पर रूम पर आवर। ऐसे बच्चे मुझे लगता है रिसेंटली ओयो से होकर आए हैं। क्या आपको घंटों के हिसाब से रूम चाहिए? है ना, जैसे डिसेंट होटल था जब भी मेट में सर, तो जनरली रिकॉग्नाइज्ड होटल्स जो है पर डे पर ही काम कर रहे हैं। घंटों वाले भी होंगे लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, कहीं ना कहीं पर रूम पर डे या पर गेस्ट पर डे भी चलेगा। ठीक है, लेकिन जनरली जब आप होटल्स को देखें तो जिसकी जो कोटेशन होती है वो पर रूम के हिसाब से होती है, सिंगल रूम, डबल रूम, ठीक है जी, डीलक्स, एग्जीक्यूटिव सूट, पर रूम। उसमें गेस्ट कितने होते हैं उससे कोई खास वो नहीं है। ये क्लियर हुआ? एक बात इससे ये भी नजर में आई होगी, मैं लिख नहीं रहा हूं, प्रोडक्ट इंडस्ट्री में सिंगल कॉस्ट यूनिट होती है, 1 पर लीटर पर डजन। सर्विस इंडस्ट्री में कंपोजिट, 2 का कॉम्बो। ये चीज क्लियर है? और इसके बाद बेटा हमारा सीधा स्टेप 2 होगा कॉस्ट कैलकुलेट करना, क्योंकि जब तक कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करोगे तब तक फिर प्राइस भी कैसे ही निकालोगे। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूं बेटा। मेरे यहां पे आप लोगों की कैलकुलेशन सही है। मैं एक दिन में 3 शोज दिखाता हूं पिक्चर के। सबसे पहले जानना चाहता हूं साल में कितने शोज दिखाता हूं। आप लोग करेंगे, मैं चाहता हूं, देखो मैं, मेरे पास कैलकुलेटर है भाई, मैं 2 मिनट में लिख सकता हूं, लेकिन मेहनत तुमने करनी है, ठीक है ना, मेरे से ज्यादा करनी है। ये बेटा जवाब निकल कर आ रहा है 1095 शोज। होपफुली आप में से बहुत लोगों ने निकाल लिया होगा। 3 into 365 किया। हम ये मान के चल रहे हैं कि मेरा हॉल पूरे साल भर खुलता है, वैसे सच्चाई है कि साल भर ही खुलता है। इंस्ट्रक्शन बेस्ड सब्जेक्ट है बेटा। क्वेश्चन कल को बोलेगा मेरा जो हॉल है वो 250 दिन खुलता है, तो मैं 250 into 3 करता, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हॉल की कैपेसिटी 500 सीट्स है। अगला मुझे आपसे सवाल पूछना है, साल भर में कितने लोग मेरी पिक्चर देखते होंगे? कई लोग कर लेते हैं, कई लोग रुक भी जाते हैं। बच्चे का कहना है, पहली बात तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जवाब आया 5,47,500। इसे कहते हैं सीट शोज। ये मेरा कस्टमर बेस है। आप ये मान के चले कि हर शो में हर सीट पे अलग बंदे होते हैं, होते ही होंगे। तो कई बार मैं लगभग साल भर में इतने लोगों को पिक्चर दिखाता हूं। एक डाउट जो बनता है वो ये बनता है, अब देखिए इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं डाउट भी खुद ही बोलता रहता हूं कि सर कौन सी बाहुबली दिखा रहे हो जो पूरे साल भर ही हाउसफुल है? ऑब्वियसली ये नहीं था। मैंने ये कैलकुलेशन कहीं ना कहीं 100% ऑक्यूपेंसी मानकर करी है। अगेन इंस्ट्रक्शन बेस्ड है बेटा। क्वेश्चन कल को बोलेगा मेरी 20% सीटें खाली रहती है, मैं इसमें से 20% लेस कर लूंगा। ठीक है जी, ये एनुअल सीट शोज निकला है। ये देसी भाषा में बोलूं दुकानदार, ये मेरे कस्टमर बेस है, साल में इतने कस्टमर आने वाले हैं। ये प्लानिंग है कस्टमर सिनेमा हॉल वाले की। प्लानिंग से ही तो चलता है। जब एक बिजनेसमैन नया नया होता है तो प्लानिंग बेकार होती है, लेकिन जब एक्सपीरियंस होता रहता है तो उसको प्लानिंग स्किल्स उसके बढ़ते हैं। ठीक है जी, अब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कितनी आती है? ठीक है, ऑब्वियसली पहली क्लास है, तुम वैसे ही थके हुए लग रहे हो, मैं भी। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मेरी साल की कॉस्ट इज 14,23,50,000। सर ये साल की, एक बड़ी बेसिक सी बात कह रहा हूं, अगर आपने कस्टमर की कैलकुलेशन साल की करी है तो कॉस्ट भी साल की। इतना आ जाता होगा खर्चा, ठीक है, करोड़ों में बात करते हैं ना। प्लस प्रॉफिट, जाहिर सी बात है सिनेमा हॉल को प्रॉफिट तो लेना ही है। ये तो है नहीं कि चलो
एंटरटेनमेंट करते हैं लोगों का, समाज सेवा के लिए हॉल खोला। अच्छा 25% रख रहा हूं रिवेन्यू का, यहां भी थोड़ा सा पंगे ले रहा हूं भाई, पंगे नहीं लूंगा तो तुम लोग ग्रो नहीं करोगे। 25% कॉस्ट का नहीं, 25% रिवेन्यू का। कई बच्चों ने माइट भी है बचपन में उनको आता भी हो 1/4 ऑन रिवेन्यू, रिवेन्यू सेल बेसिकली, बट प्लीज यू नो इन अ सर्विस इंडस्ट्री डोंट यूज द वर्ड सेल्स। 1/4 ऑन सेल तो 1/3 ऑन कॉस्ट, कईयों को ये बात हो सकता है रटी हुई हो, ठीक है ना, लेकिन मैं रटने पे बिलीव नहीं करता। लॉन्ग कट सर, सब बच्चे देखे ध्यान से, 25% रिवेन्यू को बोला तो रिवेन्यू को मान लेते हैं 100, रिवेन्यू 100 तो 100 का 25% प्रॉफिट 25, ये 100 ये प्रॉफिट, 100 माइनस 25 दिस इज 75। अब यहां पे भी कई बच्चे बोलते थे 125, तुम बताओ ईमानदारी से, तुमने बोला था नहीं बोला था मनी मन? ये भी क्या सोचा है, देखो ये भी मैं बता दूं, बचपन का रटा हुआ है, मैनेजरियल कमीशन के टाइम पे रेट बटा 100 प्लस रेट। अरे भाई वहां कमीशन लेस हो रहा था, यहां पे प्रॉफिट ऐड हो रहा है। किसको 100 मानना है बेटा? रिवेन्यू को 100 माना, जिसका जो बेस होता है 25% किसका था? रिवेन्यू का, रिवेन्यू को 100, प्रॉफिट 25, 100 माइनस 25 जाहिर सी बात है 75। जिन बच्चों को एक्स से प्यार है वो रिवेन्यू को एक्स भी मान सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हर वक्त एक्स को बीच में लाना दिस इज नॉट गुड। सो 14 करोड़ 23,50,000 इज 80, सो व्हाट इज, सॉरी 80 कहां से लिख रहा हूं मैं, 75, तो व्हाट इज 25। और इसी को तो तुम लोग 25/75 को तो 1/3 कह रहे हो। लॉन्ग कट सीखो बेटा, लॉन्ग कट से के बिना शॉर्टकट दिक्कत दे सकता है। कल को मैं 25 की जगह 15 कर दूं ना, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी शॉर्टकट वालों की। लॉन्ग कट समझो। नाउ दिस इज प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन, यूनिटरी मेथड, कॉस्टिंग में कोई फॉर्मूला नहीं है। 14 करोड़ 23,50,000 डिवाइड बाय 75 इंटू 25, 4 करोड़ 74,50,000, दिस इज द प्रॉफिट। अच्छा ये कॉस्ट ये प्रॉफिट, तो रेवेन्यू कितना? 18 करोड़ 98 लाख। हाँ जी 18 करोड़ 98 लाख, ये वाली बात क्लियर हो गई? सिंपल ऐड किया। मैं बिजनेसमैन की भाषा बोलूं, अगर मैं 18 करोड़ 98 लाख 18 करोड़ 98 लाख रेवेन्यू कलेक्ट कर पाता हूं, मेरे दो सपने पूरे हो जाएंगे। क्या है मेरे दो सपने? एक, मेरी कॉस्ट कवर हो जाएगी और मुझे मनचाहा प्रॉफिट भी हो जाएगा। अच्छा अब ये 18 करोड़ 98 लाख मुझे एक बंदे से लेना है, पता लगे वो बंदा पिक्चर देखने का हार्ट अटैक, पिक्चर देखने से पहले हार्ट अटैक आ जाएगा उसको। कितनों से लेना है भाई? 18 करोड़ 98 लाख लेना है 547,500 लोगों से। तो एक के लिए क्या करूं तुम बताओ मुझे? मल्टीप्लाई डिवाइड। हाँ जी आई एम वेटिंग, डिवाइड करना है यार। 18 करोड़ 98 लाख डिवाइडेड बाय 547,500, अजीब सा आने दो, लगभग 346.67 या चलो 347 ही कह लो, राउंड अप करके 350 हो गया लगभग अप्रॉक्स पर सीट पर शो। एक सीट पे एक शो का 347 रुपए वो रख देंगे ना। आजकल तो वैसे भी स्ट्रेटेजी लग रही है ना, 350 ना लिख के 349 लिख देना, लोगों को लगे 1 रुपए बच गया। आप बात समझ रहे हैं सर? दिस इज कॉस्टिंग, थ्योरेटिकली भी बताई, प्रैक्टिकली भी बताई, ठीक है जी। ढंग से देख लो इस चीज को, ढंग से समझ लो इस चीज को। सारे पेजेस मैं यहां पर मैं गो थ्रू कर रहा हूं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्टिंग की बात हुई, बहुत इलेबोरेटेडली बात हुई है, ठीक है नहीं। कॉस्ट क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफरेंस। आगे हम बहुत पढ़ने वाले हैं बेटा, बहुत मजे होने वाला है। शेड्यूल आपके पास है, सीएमए वाले बच्चों को सबको प्रॉपर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं उनका। अच्छा लेकिन वही मेरी जो कंडीशन याद रखना है यार, मेरे साथ रहना है तो अपनी मेहनत करनी है, स्टडी मॉड्यूल पढ़ना है, आरटीपी एमटीपी जो आपके इंस्टीट्यूट देते हैं उनको भी पढ़ना है, ठीक है। आई एम नॉट अ टीचर जो मैं अपनी बुक के खुद ही
बखान गाते रहूं, बेटा ये कर लोगे सब पार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। वो इस फर्जीवाड़े से फिर तुम्हें बचना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अपनी मेहनत करनी पड़ेगी और आपकी मेहनत मेरे तक पहुंचनी चाहिए थ्रू डाउट्स। हमारी पूरी टीम आपका सपोर्ट करेगी, मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा, ठीक है जी। तो ये और पीपीटीज आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये आपको टेलीग्राम के थ्रू जो है वो आपको सारे एग्जाम्पल, सारे जो पीपीटीज है, जो क्वेश्चंस है, आज तो इंट्रोडक्शन था, ऑब्वियसली कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कॉस्ट शीट कराने वाला हूं जो कि मूल मंत्र है कॉस्टिंग का। जो आपके दोस्त रह गए भाई उन्हें बुला लो, उनको बोल दो बहुत मेहनत हो रही है यहाँ पर, ठीक है जी, और सीरियस मेहनत हो रही है, ठीक है। इधर उधर की फालतू की बातें नहीं कर रहा मैं ज्यादा। अगली क्लास में बहुत कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन इलेबोरेट भी होगा और कॉस्ट शीट भी हो रही है, जो आपकी आगे की कॉस्टिंग जो है वो आपको हेल्प करेगी उस चीज में, ठीक है बेटा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, कॉस्ट गुरु और आप लोगों का अपना शाकाल, आज फिलहाल आप लोगों से इतनी ही मुलाकात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच। और बेटा जो लोग हमें YouTube पे देख रहे हैं, भाई क्या कर रहे हो यार, ठीक है जी। लाइक मैं देख रहा हूं अभी भी कम है, क्या हो गया, पसंद नहीं आ रहा क्या? तो भाई अगर पसंद आ रहा है यार प्लीज लाइक किया करो। अपनी दिल, वैसे तो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है विद्यास्थल चैनल को, लेकिन आपके दिल हमें अभी भी दिखना चाहिए, आपका प्यार जितना मिले और अच्छा है। और प्लीज भाई जो लोग अभी भी विद्यास्थल चैनल पे नहीं जुड़े और भटक रहे हैं, मार्केट में सब्जी मंडी में भटक रहे हैं, कहाँ है वो, क्या कर रहे हैं? अभी भी मैं देख रहा हूं टेलीग्राम पे बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, तेरे पास इसकी बुक है, तेरे पास उसकी बुक है, हु इज द बेस्ट टीचर ऑफ कॉस्टिंग, हु इज द बेस्ट टीचर ऑफ टैक्स, और डिस्कस भी कहां कर रहे हैं? फेसबुक इंस्टाग्राम पे, जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म है, एक राय की जगह 100 मिलती है। फिर कंफ्यूजन, क्या कर रहे हो तुम लोग? एक भाई बढ़िया चैनल मिल गया, आते क्यों नहीं, क्या क्या दिक्कत है? ठीक है, प्लीज अपने दोस्तों को यार बुलाओ, लाइक एंड ऑब्वियसली क्लास पसंद आई हो शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो यार। देखो यार सीधी सी बात है भाई, हम भी इंसान हैं और इंसान को कोई भी काम करने के लिए मोटिवेशन चाहिए होती है, और मोटिवेशन यहाँ पे तुम्हारे कमेंट्स हैं, यहाँ पे तुम्हारे लाइक है, तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत बोल चुका हूं आज की क्लास में। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच।